I, on behalf of Global Peace Organization, in collaboration with GDC Nagrota College, Dr. Aksha Rao, convener Global Peace Organization, welcome you all in this webinar. Today, we are privileged to have with us an eminent personality of Jammu and Kashmir, Shri Balwant Thakur ji, who is eminent theatre director and cultural diplomat of India to South Africa. This Global Peace Organization, in collaboration with GDC Nagrota, with the help of Dr. Professor Talat Khan Saab and Altaf Saab, who is the chairman of Global Peace Organization, has taken this initiative to make the people of Jammu feel proud to have face-to-face interaction with Balwant ji. I know Balwant sir for a pretty long time, and I know when I was a very small, girl studying in college, and I used to have, watch his programs and theater, activities, and I was very much influenced, and he had a great impact on me. This art and cultural development, with the help of our Balwant sir, has taken Jammu to a greater height. सर की इन कोशिशों की वजह से आज सर ने थिएटर को, आर्ट को, कल्चर को जिस मुकाम पर लाया है, हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने समय निकालकर आज ग्लोबल पीस की शान बढ़ाई है। और ग्लोबल पीस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त उन पसमानदा लोगों की अलग अलग विंग्स में काम कर रही है, और इनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे चेयरमैन अल्ताफ साहब, वो थोड़ा सा ग्लोबल पीस के बारे में बताएंगे आज कि वो किन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स पे काम करती है। और I take this initiative, I take this opportunity to thank all the participants who have joined with us in this webinar. And I think this topic is quite burning, face to face with Balwant ji on promoting theatre art. जितना theatre art के बारे में बलवंत जी जानते हैं, मुझे लगता है जम्मू में इनसे बड़ी पर्सनालिटी और कोई नहीं हो सकती। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज वो हमारे साथ जोहानिसबर्ग से जुड़े हैं। जम्मू के लिए उन्होंने बहुत काम किया, जम्मू कश्मीर के लिए, और आज उनका जम्मू कश्मीर का सर बुलंद किया है उन्होंने, जिस मुकाम पर वो पहुंचे हैं। और आज उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। और आज मैं इस बात का विश्वास करती हूँ कि आज जो भी वो बात करेंगे, हमारी उनसे जो इंटरेक्शन होगी, हम उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। और जम्मू में आर्ट और कल्चर को और थिएटर को कैसे बढ़ावा देना है, डेवलप करना है, प्रमोट करना है, एनहांस करना है, वो सारी बातें, वो टिप्स और स्ट्रैटेजीज हम उनसे सीखेंगे। मैं तलत साहब का और अल्ताफ साहब का और बलवंत जी का और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन की कन्वीनर होने के नाते। और मैं अब हमारे चेयरमैन ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन श्री अल्ताफ साहब, मैं उनको ये प्लेटफॉर्म देती हूँ ताकि वो आगे की कार्रवाई को अपने हाथ में लें और चलाएं। शुक्रिया। काबिल इज्जत, काबिल वकार, आज की इस महफिल की शान, हमारी सकाफत यानी संस्कृति की पहचान, इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जनाब बलवंत ठाकुर साहब, हमारे साथ जुड़ चुके नतरंग की जान जनाब मोहम्मद यासीन साहब, उस्तातिज़ा कराम साहिबान, तुलबा, तालिबात, ग्लोबल पीस के हमसफर साथियों, ख़वातीन व हज़रात, अक्सा मैम, तलत खान भाई, आप सबको
नाची शेख अल्ताफ हुसैन का सलाम व आदाब। अस्सलाम वालेकुम सर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की इस प्रोग्राम में हम जनाब बलवंत ठाकुर साहब के साथ रूबरू हैं। जनाब बलवंत ठाकुर साहब जो इस वक्त हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान के कल्चरल डिप्लोमेट, यहाँ से तकरीबन 10,000 मील दूर साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से हमारे साथ रूबरू हैं। ठाकुर साहब की रिकॉग्निशंस एंड अवार्ड्स की फहरिस्त इतनी लंबी है कि बताने में शाम हो जाएगी। ताहम मैं नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि जनाब बलवंत ठाकुर साहब यंगेस्ट थिएटर डायरेक्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं। He is the recipient of highest Indian honor in performing arts, जिसको हम संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। वो 3 बार J&K स्टेट एकेडमी अवार्ड भी जीत चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उन्हें नेशनल सीनियर फेलोशिप फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से भी नवाजा गया। साल 1992 में उन्हें प्रेस्टिजियस संस्कृति अवार्ड ऑफ कंट्री भी दिया गया। उसी साल उन्हें फोर्ड फाउंडेशन यूएसए ग्रांट अवार्ड भी मिला। एक मशहूर प्रोग्राम भी उन्होंने चलाया जिसका नाम था थिएटर फॉर अ सोशल चेंज। उस प्रोग्राम के तहत उन्होंने इंडो पाक बॉर्डर विलेजेस के तकरीबन 500 शोज किए जो कि फोक पे आधारित थे। साल 2013 में जनाब बलवंत साहब को पद्मश्री अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी नवाजा गया। साल 2018 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। अब वो बलवंत ठाकुर साहब 8 साल J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के सेक्रेटरी रह चुके हैं। साल 1997 में वो J&K को उन्होंने रिप्रेजेंट किया और बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड रियासत को दिलाया। और ये अवार्ड उनकी शान में 1999 और 2001 में भी आया। जनाब बलवंत ठाकुर साहब 6 साल तक इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल सेंटर के रीजनल डायरेक्टर भी रहे हैं। वो अभी तक दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज का वो दौरा कर चुके हैं, जिनमें खासकर बैंकॉक, सिंगापुर, लंदन, जर्मनी, इटली, दुबई, डेनमार्क व दीगर ममालिक हैं जहां पर उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशंस दी। अभी जनाब बलवंत ठाकुर साहब हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान के कल्चरल डिप्लोमेट साउथ अफ्रीका में हमारे साथ जोहान्सबर्ग से लाइव हैं। सर, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका इस प्रोग्राम में किन अल्फाजों से मैं खुशामदीद कहूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ, एक उर्दू का एक शेर याद आ रहा है कि मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसूं, तब खाक के पर्दे में फनकार निकलते हैं। I welcome sir with a whole lot of humility at my command you in this program sir। आपके वहाँ हजारों मील दूर से आप हमारे साथ जुड़े और हमारे प्रोग्राम को आपने ये रौनक बख्शी, इसके लिए दिल की अमीर गहराइयों से आपका शुक्रिया सर। इसके अलावा मैं जनाब नतरंग के अदाकार और एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी जनाब यासीन साहब को भी इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। हमारे तुलबा व तालिबात जो डिफरेंट स्कूलों से और कॉलेजेस से और नतरंग के अदाकार, ग्लोबल पीस के रजाकार और बिलखसूस नए फनकार और नए अदाकार जो उमंगें लेकर इस प्रोग्राम को में जुड़ चुके हैं, मैं उनको भी इस प्रोग्राम में उर्दू के इस कपलेट से मैं उनका वेलकम करूंगा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है,
परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर देखकर क्या आसमान, जमीन पर देखकर क्या आसमान देखता है। इसके साथ ही मैं आज के इस प्रोग्राम को ओपन करता हूं और सर, मैं बलवंत ठाकुर सर को दावत देता हूं कि वो अपने कलाम से हमें नवाजे, वो अपना सफरनामा हमें बयान करें। एक बक्कल गांव से जोहानिसबर्ग तक का सफर वो हम हमारे साथ, हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें, और बिलखसूस जम्मू कश्मीर के कल्चर और आर्ट को कैसे प्रमोट किया जाए, इससे हमें रोशनास करें। शुक्रिया। काइंडली स्टे ट्यून टिल द एंड, द क्वेश्चन आंसर सेशन will be there at the end. Thank you very much, sir. Most welcome, sir, to all of you. मैं शुरू करूं? सर बिल्कुल सर। मैं am I audible, visible, both? Yes sir, yes sir, yes sir. Lovely face, Okay. lovely face. चलिए, अच्छा है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ग्लोबल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन मेरे दोस्त अल्ताफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नगरोटा का, और सभी जितने लोग इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, और वो लोग जो बाद में यूट्यूब द्वारा या जब इसका मतलब सोशल नेटवर्क पे जब ये रिपीट होगा या दिखाया जाएगा, उन सभी देखने सुनने वालों को मैं साधुवाद कहता हूँ, शुक्रिया कहता हूँ। इस समय मैं बता चुके हैं अल्ताफ साहब की जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से लाइव हूँ, तो थोड़ा सा आपको बता दूं कि यहाँ दोपहर के 3 बजे हैं, और अभी मतलब दोपहर है, और मेरा ऑफिस टाइम है। टुडे इज अ वर्किंग डे है, और जैसे तैसे करके मुझे मालूम नहीं था पहले जब हम लोग डेट डिसाइड कर रहे थे, तो मैंने सोचा नहीं कि वीक डेज हैं कि क्या है, लेकिन फाइनली मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ कि एक बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप आते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। बहुत इस कोरोना युग में मैं ये बताता हूँ कि बहुत अब सब तो वर्चुअल हो गया है, सारी मीटिंग्स, सारे वेबिनार्स, ये सब लोग ऐसे ही हो रहे हैं, और सब चीजें इसी तरह से आदान प्रदान हो रहा है। बहुत सारे अक्सर आए दिन हफ्ते में 2 या 3 मेरे इंटरनेशनल इंटरेक्शंस या वेबिनार्स, इस तरह की चीजें चल रही हैं, लेकिन आपको मैं क्या बताऊं, मेरी खुशी का कोई अनुमान या अंदाजा जो है आप नहीं लगा पाएंगे। सबसे ज्यादा खुशी होती है जब आप अपने लोगों से इंटरेक्ट करते हो, अपने लोगों से मिलते हो, अपने लोगों से बातचीत करते हो, और कुछ ऐसी बातें जो आप उनसे शेयर करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द लिस्ट ऑफ द पीपल हु आर ऑनलाइन, जो लोग जुड़े हुए हैं, तो मेजॉरिटी मुझे यहाँ तक लगा कि ज्यादातर वही लोग हैं जो हमारे बिल्कुल अगल बगल के लोग हैं, उस मिट्टी के लोग हैं जिस मिट्टी की मैं खुद उपज हूँ, जिस मिट्टी से मैं निकला हूँ। और ऑल थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कि ये संभव हो पा रहा है, ये पॉसिबल है। सिटिंग ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इंडिया, और आपसे यहाँ से साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर से आपसे बातचीत कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं जोहानिसबर्ग के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये साउथ अफ्रीका का बहुत ही एक सुंदर शहर है, मतलब कमर्शियल हब है साउथ अफ्रीका का। जैसे हिंदुस्तान का मुंबई है, उस तरह साउथ अफ्रीका का जोहानिसबर्ग जो है इस तरह प्रसिद्ध है। आप सबको मालूम होगा कि दुनिया का 30% सोना और 30% हीरे जो हैं वो इसी शहर से निकले हैं। तो आप सोच सकते हो कि इसकी अपनी मिनरल्स के लिए और चीजों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एक और बात के लिए जोहानिसबर्ग प्रसिद्ध है कि अर्बन फॉरेस्ट में नंबर 1 सिटी है वर्ल्ड की। ज्यादा वो है ना, व्हाट वी कॉल, यहाँ पे वेजिटेशन इतना ज्यादा है कि अगर मान लो जो रेजिडेंशियल एरिया है उसकी अगर आप टॉप पे जाओगे कहीं पहाड़ी के ऊपर से रेजिडेंशियल एरिया देखोगे तो आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा, सारे मकान जो हैं वो पेड़ों में गिरे रहे हैं। तो इस तरह का बड़ा खूबसूरत सा शहर है, और मुझे 1 साल हो गया है यहाँ पे आकर के। आई एम हेडिंग, बीइंग ए कल्चरल डिप्लोमेट, आई एम हेडिंग द स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर,
और जो है इसमें एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल सेंटर है और उसका मेरा जो काम है वो इंडियन कल्चर को साउथ अफ्रीका में ले जाना और साउथ अफ्रीका के कल्चर को इंडिया में ले जाना और थ्रू कल्चरल डिप्लोमेसी इन दोनों देशों के बीच में जितने ज़्यादा से ज़्यादा संबंध हो सकते हैं, उनको हम लोग और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इन एडिशन टू कल्चर मैं यहाँ की एजुकेशन और जो हमारी कम्युनिटी अफेयर्स हैं, उनको भी मैं देखता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है। अब मुझे क्योंकि सवाल तो सब आखिर में आएँगे, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अल्ताफ साहब ने बताया आपको कि रियासी डिस्ट्रिक्ट की तहसील रियासी का एक पहाड़ी गाँव है, ज्योतिपुरम आपको मालूम होगा उसके बैक हिल्स में। इस तरफ से माता वैष्णवी की हिल्स आती हैं और उस तरफ से ज्योतिपुरम की हिल्स हैं। इसके ठीक पीछे जिस गाँव में पैदा हुआ उसका नाम बक्कल है और मैं क्या बताऊँ बहुत सुंदर वो भी बहुत सुंदर इलाका है। बड़े ही खूबसूरत जगह है। नेचुरल ब्यूटी वहाँ की बहुत अट्रैक्ट करती है दुनिया को और कल्चरली भी बहुत रिच है। ट्रेडिशनल कल्चर जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, चाहे वो गीतों की परंपराएँ हैं या नृत्यों की हैं और चीज़ों की, बड़ा कल्चरली बहुत रिच इलाका है। शायद उसके लिए ये कल्चर बचा भी इसलिए कि क्योंकि और दूसरी कम्युनिकेशंस का कोई साधन नहीं था। जब हम लोग कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक भी पहुँच गए थे, तब तक भी गाँव में कोई सड़क नहीं थी और आपको मतलब 3-3 4-4 घंटे पैदल चल कर के अपने गाँव तक पहुँचना होता था। एक बड़ा संघर्ष का टाइम मैंने देखा है। लेकिन इसके साथ मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो जहाँ कम प्रिविलेजेस हों, यहाँ साधन कम हों, ये कभी मत सोचिए कि वहाँ के लोग कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है वही लोग कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि चैलेंज बहुत बड़ी है और चैलेंज लेने के लिए अगर आप अपने आप में हिम्मत जुटाएँ तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरी अर्ली एजुकेशन मैं एक और फोरम में भी बता रहा था, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, आप उसको कहीं नोटिस नहीं ला सकते। 6th तक तो ऑलमोस्ट पढ़ा ही नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं की। वो एक ऐसी वजूहत थे, आपको मालूम है स्कूल जो था गाँव में, उसमें टीचर तो आता नहीं था। महीने के 3 दिन आता था, जब उसको हाज़िरी अपनी और पेपर्स अपने तैयार करने होते थे, तो तनख्वाह निकलवानी होती थी। बस इसके बियॉन्ड कुछ नहीं था। मेरे फ़ादर चूँकि हमारी बहुत सारी ज़मीनें थी और अब भी हैं, वैसे हम लोग मेरे भाई वहीं रहते हैं गाँव में। अब भी मैं सबसे ज़्यादा अगर इंडिया आता हूँ और जम्मू में सबसे ज़्यादा सबसे पहले मैं अपने गाँव दौड़ता हूँ, अपने घर जाता हूँ, क्योंकि मुझे उस जगह के साथ इतना लगाव, इतना अट्रैक्शन है। वेल फ़ादर ने मुझे थोड़े एम्बिशियस भी थे वो, तो मेरी पढ़ाई को लेकर के बहुत चिंता थी उन्हें। हालाँकि उन्होंने बहुत कोशिशें की, कुछ टीचरों को हमारे घर में ही रखा, उनको मतलब सारे सुविधा और सारे उनको फैसिलिटीज़ दी, लेकिन उसके बाद भी कोई मेरी एजुकेशन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। उनको फिर जब चिंता और बढ़ी तो मुझे शिफ्ट किया गया रियासी में। वहाँ आकर के एक बहुत बड़ा यूँ समझिए कि आप एकदम से बिल्कुल अपने 6 साल गँवा चुके हैं और बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने था। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं ज़िद्दी तो था ही शुरू से ही और ये चैलेंज मैंने मेरे बचपन से ही मुझे आदत थी कि मैं हर चैलेंज को लूँ और उस चैलेंज का डट के मुकाबला करूँ। मैं ये देखता था, हालाँकि अब मैं मुझे लगता है कि वो कुछ चीज़ें मेरे से जुड़ रही हैं। मैं एक किताब का ज़रूर हर मंच पर रेफ़रेंस देता हूँ। महात्मा गांधी रोट अ बुक कॉल्ड माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। अगर आप उसे उनका बचपन पढ़ें, तो बचपन में बहुत सारे आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें गांधी जी करते थे। तो उस उनके एक कन्वर्सेशन है उनके भाई के साथ, तो भाई उनका उनके बहुत दुखी होते थे उनसे। बड़े भाई की बहुत इज़्ज़त करते थे, लेकिन भाई बार-बार उनको समझाता भी था, गाइड भी करता था। तो कहते, "यार तू जो रूटीन में जो चीज़ें हो रही हैं, सारा काम कर रहे हैं, तो उसको छोड़ के तुम हमेशा आउट मतलब ड अलग-अलग चीज़ें क्यों करते रहते हो? मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें करते हो जो होती नहीं है, तो क्यों करने की ज़रूरत है? एक बना-बनाया आपके पास स्ट्रक्चर है, आपको मालूम है ऐसी चीज़ किसको करने के लिए क्या करना है, वैसे करते रहो। ऐसे ही अपने लिए और परेशानियाँ क्यों मोल लेते हो?" तो गांधी जी ने उस समय कहा था कि साहब अगर मैं इसलिए करता हूँ कि अगर मैं कर लूँगा, तो ये तय हो जाएगा कि सब लोग कर सकते हैं। तो ये कई बार आदमी रूटीन से हट करके कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में इसलिए भी करना ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग हमारे देश में विशेष रूप से हमारे जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि
हम लोग बनी बनाई चीजें ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं कि यार आसानी से कुछ मिल जाए। इसके लिए आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अपने घरों में भी देखा होगा, हम दूसरे चीजों में ज्यादा विश्वास करते हैं, सुपरस्टिशंस में भी बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। कोई जा करके मंदिर दौड़ रहा है, कोई मस्जिद दौड़ रहा है, कोई कहीं और दौड़ रहा है। तो इसमें ये इस तरह के विश्वासों में ये जरूरी है, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, बट एट द सेम टाइम आप सिर्फ और सिर्फ अपने एफर्ट पे अगर विश्वास करो, और वो समय जो आप इन सब चीजों को करने में करते हैं, उनको अगर आप कहीं यूटिलाइज कर पाए अपने आप को बनाने में, अपनी चीजों को, जो अपनी चैलेंजेस को बनाने, थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत जरूरी है जिंदगी में ये सब करने के लिए। आप मेरी चैलेंजेस को देखो, बाय द लाइक फर्स्ट 6 years लाइक इट वाज टोटल वेस्ट, और मुझे फिर कवर अप करना था, और फिर ऐसे स्कूल में जाके रियासी, डोंट टेक कि रियासी एक गांव है। अल्ताफ साहब इस बात को बिल्कुल बता सकते हैं आप लोगों को कि रियासी एक समय में एक मेट्रोपॉलिटन टाउन था, बिकॉज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सलाल। उसके रियासी की आबादी से कहीं ज्यादा आबादी बाहर के लोग ज्योतिपुरम और आसपास अगल बगल में रहते थे, और वो एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव कल्चर रियासी में था। रियासी से पढ़कर लोगों ने आईएएस करा है। रियासी के स्टूडेंट्स की मतलब बोर्ड में पोजीशंस आते थे उन दिनों। और रियासी स्कूल की पढ़ाई रणवीर हायर सेकेंडरी जम्मू के बाद बात की। Everybody is तो ये listening ये to ये सारा 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 जो है बहुत ही एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब कॉम्पिटिटिव क्या कहते हो, कॉम्पिटिटिव एक इन्वायरमेंट था। और मेरी एक आदत थी शुरू से कि जहाँ कंपटीशन हो तो उसको मैं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानता था, बचपन से ही। अगर ये कर सकता है साहब तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये जिद तो मेरे अंदर हमेशा थी। उस जिद के चलते कि मैं, मेरी बाय नेचर आई एम ए रेस्टलेस काइंड ऑफ पर्सन, लाइक जो एक जगह टिकता नहीं हूँ। मेरी माँ मेरे को कहती थी ऐसी टिकाई नहीं लग रही, लेकिन मैं कहीं 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 मतलब बेकार बैठ नहीं पाता था। और अब भी मेरे शायद बचपन की आदत है, आज भी कई लोगों को सुन करके बड़ा अजीब लगता है कि स्टिल आई स्लीप अराउंड 4 hours लाइक डे। आप ये सोचिए कि मैं 20 घंटे आप में से 1-2 घंटा मैं अपने आप पे लगाता हूँ, और बाकी के 18 घंटे जो हैं, 4 घंटे सोने में, 1-2 घंटे खाने पीने में और चीजें करने में, और 18 घंटे आज भी मैं अपने आप पे देता हूँ, अपने काम पे देता हूँ, अपनी जिम्मेवारियों पे देता हूँ, अपनी चीजों पे देता हूँ, अपने आप को एक्सप्लोर करने में लगाता हूँ, अपनी अपनी लर्निंग में लगाता हूँ। तो और वो जो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो चलने का सिलसिला शुरू से शुरू किया था। अभी मेरे को कई लोग पूछते हैं कि आपको कोई और क्या-क्या आपके शौक हैं? आप, खेल तो मैंने कोई खेला नहीं। थोड़ा-थोड़ा शुरू में जो क्रिकेट से fascination था तो क्रिकेट खेला। उसके बाद एक आदमी मुझे एक बार पूछ रहा था कि साहब आपने कि ताश के पत्तों पत्तों को आप बता सकते हैं कौन-कौन से हैं? ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज भी मेरे मुझे कोई बता दीजिए, मुझे ताश के पत्तों की को मैं रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ़ उसके ऊपर वो जो मोटिफ बने होते हैं, उनको देख कर के बता सकता हूँ इसमें ये क्या है। ये मैंने बीच-बीच में दोस्तों को बोलते सुना हुआ है, चिड़ी और पता नहीं क्या इक्का दो, आई डोंट नो। मेरे पास इतना समय मिला ही नहीं कभी भी। तो आई विल गो बैक टू माय स्कूल डेज़। तो उस चक्कर में उस एनवायरनमेंट ने एक बहुत चैलेंज दिया, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, और अपने आप को और बेहतर करते जैसे-तैसे अपनी 12th की। और उस समय में अ, इस मेट्रोपॉलिटन कल्चर का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये भी था। एक तो मेरे रूट्स, बिल्कुल मैं रूटेड था कल्चर के साथ, कल्चर का बहुत गहरा एक्सपोज़र था। एज़ अ चाइल्ड मैं बच गाँव में हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया है। कुड का मेला होता था, उसके साथ-साथ कुड भी नाच लेना। लेडीज़ वहाँ पे जैसे लैब लगती है, हमारे पास धान की खेती होती है, वो है। मक्की की गुदाई होती है उसमें, वो जो सोइयाँ गा रहे हैं, चंड गा रहे हैं, पाखा गा रहे हैं, उन सब के बीच में उस माहौल से मैं निकल के आया था। और इधर ज्योतिपुरम का इतना इम्पैक्ट था कि हर सैटरडे को वर्ल्ड सिनेमा ज्योतिपुरम में दिखाया जाता था, हर संडे को वहाँ कल्चरल इवनिंग होती थी। तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट लिटरेचर का, आर्ट का, कल्चर का, परफॉर्मेंसेस का, ये अपने संस्कारों में मैंने समेट लिया था। जम्मू आकर के मुझे यूँ लगा कि जैसे मैं किसी अच्छी जगह से नीचे आके गिरा हूँ। जम्मुआइट्स शुड नॉट माइंड इट, बट रीज़न मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ कि यहाँ पे उस समय सांस्कृतिक जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है उसका कोई मयार नहीं था। मैं ये भी कह सकता हूँ कि उस समय ज्योतिपुरम में हम लोग उससे बेहतर काम करते थे। और इस बीच में मुझे बहुत शौक था
ऑर्गेनाइज करने का एक थोड़ा सा एंटरप्राइजिंग नेचर था। साथियों को साथ में ऑर्गेनाइज करना, साथ ले जाना, मिलके कुछ करना, टीम वर्क को लेकर के काफी काम करता था। तो रियासी में आते हुए मेरे 6 दोस्त और बन गए और 7वां मैं था। जो दोस्त तो बहुत सारे थे, लेकिन कुछ लोग बड़े ही करीबी दोस्त थे जो बिल्कुल साथ चलते थे, उठना बैठना, दौड़ना भागना। तो मैंने उन सबको देखा कि उनमें एक शौक भी डलवाया कि क्यों ना हम सब लोग मिलकर के एक थिएटर ग्रुप, एक मतलब एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करें। नाम तो उस समय तक बचपना था, तो नाम हमने उसके दिया 7 स्टार्स आर्ट। 7 थे तो सातों सातों स्टार, और स्टार कहाँ होता है, स्टार तो स्टार होता है, लेकिन चलिए ठीक है, ये करना भी चाहिए। और उनको लेकर के हमने रियासी में भी कल्चरल चीजें शुरू कर दी, रियासी में थिएटर करना शुरू कर दिया, कुछ कुछ एक्टिविटीज करना शुरू कर दी, और भी सोशल चीजें भी करते थे। उससे हमारा एक रिस्पेक्टेबिलिटी भी बनी समाज में, और एक मतलब वर्ग जो है पूरा हमारे साथ जुड़ गया और हमारे हमें हमें सपोर्ट करने लगा। कुछ लोगों को तकलीफ भी थी, हर जगह हर समाज में होती है कि नए आइडिया को लेकर के समाज इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं होता है। तो ये चलता रहा, और ये भी कुछ लोगों का मानना था कि बच्चों को अगर ज्यादा थिएटर की तरफ, आर्ट की तरफ, कल्चर की तरफ आएंगे तो इनकी एकेडमिक्स खराब हो जाएंगे। लेकिन मैं इससे पहले के बाद में इसमें डिस्कशन आई, ये लाइन में आप सबको, क्योंकि मेजोरिटी में देख रहा हूँ कि वो स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको लिख के बताता हूँ कि जो लोग आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, थिएटर और जितने भी क्रिएटिव मीडियम्स हैं उनके साथ जुड़े हैं, दे आर लाइक, उनको कोई हरा नहीं सकता दुनिया, चाहे वो एकेडमिक्स है या जिंदगी है। हम लोगों को खाली डिग्रियां लेके नहीं घूमना है, आपने हमने एक बहुत बड़ी जिंदगी में जद्दोजहद करनी है, उसका मुकाबला करना है। आर्ट्स आपको और मतलब एक तो सबसे बड़ी बात है, एक कॉन्फिडेंट बनाते हैं। आर्ट्स आपको एक सेंसिबिलिटी देते हैं। आर्ट आपको जिम्मेवार बनाते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थिएटर ही दे सकता है। और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है मेरे पूरे कंट्री की, जम्मू कश्मीर तो है ही, कि यहाँ पे आर्ट्स को पता नहीं क्या क्या किस तरह का कल्चर रहा है या किस तरह के संस्कार यहाँ पे हमारे आगे पीछे थे, इस एक्टिविटी को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। और हम लोगों में एक बहुत बड़ी कमी, हमारे जितने भी, मैं यंगस्टर्स को कई बार मिलता हूँ, उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, देखिए डिग्री कहने में तो कहेंगे सर आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम मास्टर्स इन दिस विद 90% मार्क्स, 95% मार्क्स। और लेकिन जब उसको किसी फोरम पे या किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया जाए तो तन डोले मेरा मन डोले, कोई टांगे कांप रही होती हैं, पाल्पिटेशन हो रहा होता है, गला सूख रहा होता है। वाई? ये कौन सी एजुकेशन है जिसने आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिया? ये कौन सी एजुकेशन है जिसके होते हुए आपकी टांगे कांप रही? तो ये सवाल, ये मैं मानता हूँ और पूरी दुनिया का ये एक बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड फार्मूला है कि वो लोग जो आर्ट, कल्चर, लिटरेचर और क्रिएटिव मीडियम से अपने आप को दूर रखते हैं, दे आर नो लेस देन मशीन्स। मशीन और दूसरे व्यक्ति में कोई फर्क नहीं। एक इंसान को सिर्फ एक ही चीज सेंसिबल बनाती है, संवेदनशील बनाती है, आपकी बहुत सारी सेंसेस को, नई फैकल्टीज को दिमाग में बढ़ा पाती है, और वो है, और वो तो है सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स। चाहे वो आर्ट्स का कोई भी मीडियम ले लें, लेकिन थिएटर, इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस देता हूँ कि थिएटर इज द like what we say is the mother of all arts. थिएटर एक ऐसा मीडियम है जो बिल्कुल आइसोलेटेड आर्ट नहीं है। बाकी चीजें आइसोलेटेड रहती हैं, आप अगर और चीजों की तरफ रुझान करेंगे तो आपको लगेगा कि वो बिल्कुल इंडिविजुअलिस्टिक है। कोई बंदा सिर्फ पोइट्री करता है तो उसका एक्सपोजर बड़ा लिमिटेड है। कोई खाली शॉर्ट स्टोरी लिखता है तो उसका लिमिटेड है। कोई खाली पेंटिंग करता है या स्कल्पटिंग करता है या फॉर दैट मैटर सिर्फ डांस करता है या सिर्फ गाना गाता है। When you do theater, it has everything. It has literature, it has music, dance, ड्रामा तो है ही है, उसके अलावा आपका विजुअल आर्ट्स का लार्जर एक्सपोजर, और जिन थीम्स को लेकर के आप काम करते हैं, देन सोसाइटी का, समाज का, दुनिया का, आप सबका एक एक्सपोजर इम्बाइब अपने आप में करते हैं। तो ये कॉलेज में आकर के भी मेरा शौक जो है पूरा, वहाँ भी मैंने MM कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, और वहाँ पे भी, और मैंने एक सब्जेक्ट्स भी कुछ ऐसे लिए जिनमें इट हैड ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग। ज्योग्राफी साइंसेस से था,
इकोनॉमिक्स आर्ट्स में से था, बिजनेस मैनेजमेंट जो है वो अपना कॉमर्स में से था, तो इसका कॉम्बिनेशन लेकर के मैंने ग्रेजुएशन किया। और चूंकि बैक होम उधर मेरे फादर का अपना एम्बिशन था, उनकी एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी मुझे लेकर के, और एम्बिशियस तो थे कि साहब ये मेरा बेटा जो है लॉ करेगा और वापस वकील बन के रियासी में आके प्रैक्टिस करेगा। और उनको चूंकि अपने समय में कुछ दिक्कतें रही होंगी उस तरह की, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा इस तरह होगा तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो जाएगी। मे भी मुझे यूं भी लगता था कि उनके शायद कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी रहे होंगे कि मैं, चूंकि उनका बड़ा नाम रहा, बहुत इलाके को रिप्रेजेंट करते थे, तो उनको ये भी था। तो ये मेरा, दिस वाज नॉट माय लाइक, मेरी थॉट में कभी आया नहीं इसलिए। लेकिन चूंकि मैं उस समय उस स्टेज पे नहीं था कि मैं आर्ट्स में पर्टिकुलरली परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाकर के प्रोफेशनल डिग्री करता, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चला जाता या फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में चला जाता, ये नहीं जा पाया। लेकिन मैंने चाहा चलो ठीक है, अपनी जो शौक है उसको बिल्कुल बराबर रखेंगे और साथ साथ में पढ़ाई करेंगे। मैंने बड़े अच्छे तरीके से 3 साल लगा करके एलएलबी प्रोफेशनल किया, और उस उन दिनों और उसके साथ चलते चलते मैंने नटरंग को भी 1983 में स्टार्ट कर दिया, और यूनिवर्सिटी के साथ होते हुए जोनल और नेशनल फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया। और ये एक रिकॉर्ड है, मुझे लगता है कि मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे जम्मू यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद शायद अभी वो इक्का दुक्का कुछ हो पाया हो। उस समय जम्मू यूनिवर्सिटी एक उस मुकाम पे थी, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही अवार्ड उठाते थे, वो था फर्स्ट। और कई बार हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि जम्मू यूनिवर्सिटी को लेकर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारा अवार्ड जो है सेकंड अनाउंस हुआ है, ऑर्गेनाइजर्स आपको बार बार स्टेज पे बुला रहे हैं, लेकिन हम सेकंड लेने ही नहीं गए। तो ये एक हमने एक परंपरा वहाँ पे शुरू करी थी। लेकिन यूनिवर्सिटी में रहते हुए भी मुझे लगा कि वो जो लिबर्टी, जो क्रिएटिव लिबर्टी होती है, वो कम थी। तो वाइस चांसलर से मैंने मिल करके, और वो बहुत, वो अभी है नहीं इस दुनिया में, हमारे पुरी साहब बहुत ही बढ़िया इंसान थे। उनको जब मैंने अपना ये प्रॉब्लम बताया तो उन्होंने कहा, व्हाई कांट यू स्टार्ट योर ओन इंस्टीट्यूशन इन विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल। तो फिर 1983 में हमने नटरंग की शुरुआत की। नटरंग को सब लोग जानते हैं, मुझे नटरंग का कोई बड़ा परिचय नहीं देने की जरूरत नहीं है, लेकिन नटरंग एक पूरा, नटरंग ने इंटायर जम्मू कश्मीर के कल्चर को रेवोल्यूशनाइज किया, थिएटर को रेवोल्यूशनाइज किया। मैं कल किसी एक फोरम पे बोल रहा था कि व्हेन वी स्टार्टेड, मेरे एक नाटक मुझे याद है, मैं पोस्टर नाटक अभिनव थिएटर में कर रहा था, 42 लोग स्टेज पे थे और 20 लोग जो है ऑडियंस में थे। और जो 20 लोग ऑडियंस में थे वो भी कुछ अपने ही रिश्तेदार और अपने जान पहचान के दोस्त, और वो लोग जो बाद में जाकर के एहसान जतलाने वाले थे आपको कि साहब हमने आपका नाटक देखा, आप पे बहुत हमने उपकार किया। और वो समय को बदलते बदलते मैंने अपने नाटक बाबा जित्तो के लिए जीडी में 50-50 हजार ऑडियंस भी देखी है। और मैंने जो बड़े बड़े इवेंट किए हैं, 20,000, 10,000, आप जो लोग, अगर मान लो आपका जम्मू डिवीजन में कोई ऐसा इलाका नहीं, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, चाहे वो डोडा की साइड में चले जाओ, किश्तवाड़ में चले जाओ, इधर राजौरी पुंछ में चले जाओ, हर जगह हमने थिएटर लेकर के गए। और विशेष रूप से अदर देन जम्मू, बाकी जगहों जब हम जाते, रियासी में ही हम चले जाएं, उधमपुर चले जाएं, कहीं और चले जाएं, तो ऑडियंस हमारा कभी 5, 2, 4, 5,000, 7,000, 10,000। किश्तवाड़ में मैंने एक बार एक नाटक किया था, मैं अपना छूना है आसमान, उसके लिए मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चौगान है वहाँ का, किश्तवाड़ का, वो पूरा फुल था। और लोगों ने कहा था कि कभी हिस्ट्री में इतने लोग कभी नहीं आए। तो ये मुझे लगता है कि ये कला की, आर्ट की ताकत है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस बेचारे कई दुआएं करते रहते हैं कि उन लोगों को सुनने वाले मिले, देखने वाले मिले, वो कम हो पाता है, बड़ी मुश्किल से भीड़ जुटाते हैं लोग। लेकिन आर्ट का एक अट्रैक्शन रहता है, पीपल वांट टू सी। तो ये सारी चीजें हैं। मेरे 2 एस्पेक्ट्स रहे हैं। मैं एज अ क्रिएटिव पर्सन मैं प्लेराइट हूँ और डायरेक्टर हूँ। शुरू में कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइम में और बहुत लेट तक मैं एक्टिंग भी करता था। फिर मुझे लगा कि अब खुद ही एक्टर हो और खुद ही डायरेक्टर हो, तो जब आप खुद प्रोडक्शन के अंदर आ जाते हो तो आपको पता नहीं चलता कि फ्रेम में टोटल प्रोडक्शन किस तरह का बन रहा है। तो मुझे वो अपना एक एक्टिंग वाला शौक जो है उसको मैंने सैक्रिफाइस किया फॉर डायरेक्शन। और डायरेक्शन के करते करते जब मुझे लगा कि थीम अपनी तरह के नहीं आ रहे,
वो जो चीज मैं थिएटर के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ वो नहीं बन पा रही, तो मैंने देन आई शिफ्टेड टू प्ले राइटिंग आल्सो। आई रोट लॉट ऑफ प्लेस। बच्चों के नाटक बहुत लिखे हैं मैंने, और कुछ बहुत पॉपुलर हैं, मेरे हिस्से की धूप कहाँ है, आप हमारे हैं कौन, इस तरह के। मैंने दूसरे नाटक, मेरा एक बहुत चर्चित नाटक है जो पूरी दुनिया में गया है, घुमाई। घुमाई मैंने लिखा। ऑफ लेट फिर बड़े बड़े प्रोडक्शंस भी लिखे मैंने, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को मैंने लाया। कुछ म्यूजिकल्स मैंने क्रिएट किए, माता की कहानी उसमें एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन है मेरा, जो हम लोग हर साल नवरात्रा में कटरा में करते हैं, जिसके लगभग 15-20 शोज हम लोग हर साल करते हैं वहाँ पे कटरा में, और हजारों की भीड़ उसको देखने आती है। एक ये भी एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन है हमारा। कुछ मैंने म्यूजिकल्स तैयार किए, जैसे रंगला जम्मू, इंटायर जम्मू की कल्चरल हिस्ट्री और फोक जितने हमारे वो हैं हीरोज हैं, उनका एक बड़ा ही एक अच्छा सा नैरेटिव तैयार करके मैंने बनाया। और जो पहली बार जब मैंने सुरंगला जम्मू किया था, आई हैड 450 आर्टिस्ट ऑन स्टेज। तो कुछ बड़ी बड़ी चीजें की जो मुझे लगता है अपने आप में कीर्तिमान है। 450 लोगों को इकट्ठा करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, फिर उनको सिखाना, उनसे काम लेना, और फिर वो मिनी स्टेडियम परेड के अंदर हमने उसका परफॉर्मेंसेस किए, और पूरा 20-20 हजार की ऑडियंस वहां पे आती थी, और उसके बाद भी लोग जो है मतलब तरसते थे कि ये देख नहीं पा रहे हैं। तो उसको मैंने रेगुलरली बहुत साल रंगला जम्मू को भी चलाया। गुलाब गाथा नाम से मैंने एक स्टेज प्रोडक्शन तैयार किया, अभी लेटर उसके ऊपर फिल्म भी बनाई मैंने, जो फर्स्ट किंग ऑफ द पर्सन हु क्रिएटेड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसकी पूरी जीवनी पे मैंने, हालांकि बहुत रिसर्च भी, हमारे यहाँ हिस्ट्री कोई है ही नहीं, आप खुद जानते हैं। जम्मू कश्मीर इज द ओनली प्लेस जहाँ पे लोकल हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती। क्या कारण है ये आप लोगों को सोचना है जो एजुकेशन के साथ जुड़े हैं, लेकिन इट्स लाइक बिग ट्रेजेडी फॉर दिस प्लेस कि वहाँ के बच्चों को अलेक्जेंडर का पता होगा, लेकिन उनको बच्चों को ये पता नहीं होगा कि महाराजा गुलाब सिंह कौन था, या रणवीर सिंह कौन था, या प्रताप सिंह कौन था, या हरि सिंह कौन था। मतलब ये आई डोंट, ये दोनों तरफ हिस्ट्री में भी हुआ है और कल्चर में भी हुआ है। मतलब एक ऐसा माहौल है हमारे यहाँ, थोड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन दुनिया में। एकमात्र जितने लोग मेरे लोकल सुनने वाले हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि मैं पूरी दुनिया घुमा हूँ, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड में घूम चुका हूँ, और काम किया है वहां जाकर के। मैं हनीमून के लिए नहीं गया वहां मैं जाकर के इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शन किया है, उसको रिसर्च किया है, अपना काम उनको दिखाया है, उनको देखा है। हम ही एक ऐसा रीजन है, खासतौर पे जम्मू, यहाँ पे लोगों को अपने ही कल्चर से जुड़ने की शर्म आती है, अपनी भाषा बोलने को हीन समझते हैं, वो समझते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि किसने दिया ये आइडिया, किसने बेचा हमारे लोगों को, और किसने जाकर के घर घर पहना। दूर दराज आप चले जाएंगे, मतलब पहाड़ों में, रिमोट इलाके में चले जाएंगे, वहां भी आप देखेंगे छोटा बच्चा आज की डेट में हिंदी में वो बात करो, खाक हिंदी बोलेगा वो, उसको हिंदी सिखाने वाले कौन है, वो गांव के आगे पीछे वाले लोग। वो ऐसा उसको उधर से उठा दिया जो एक व्हाट वी कॉल एक लर्निंग, जो एक विजडम जो है, एक वो सदियों की पीढ़ियों से चली आ रही थी, उस लर्निंग को ब्लॉक कर दिया। माँ बाप दादा दादी डोगरी डोगरी बोलते हैं, माँ बाप बीच में मीडिएटर बने हुए हैं, और नेक्स्ट जनरेशन जो है वो हिंदी बोलती है, ना उनकी हिंदी ठीक होगी, डोगरी से तो वैसे ही छूट गए। तो ये वो जनरेशन है जो मुझको मैं रूटलेस क्रिएचर्स बोलता हूँ, जिनकी कोई जड़ें नहीं है। आप गमले में कितनी देर और कैसा पौधा तैयार करोगे, ये सारे पौधे जो जिन्होंने अपनी भाषा और अपनी संस्कृति छोड़ी है, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप गमले के पौधे हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप एक कमी आपकी जिंदगी में हमेशा रहेगी। आप ये कई लोगों को लगता है कि वो अच्छी अंग्रेजी बोलने से आप कुछ अचीव कर सकते हैं, यू कांट अचीव एनीथिंग। जब आप सिविल लिस्ट देखते हैं, हमारे भारत की यूपीएससी के एग्जाम देखते हैं, उसमें जितने भी लोग हैं वो बहुत बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले लोग नहीं है। अच्छी अंग्रेजी बोलना इज नॉट द क्वालिफिकेशन। आपका आपकी सहिष्णुता, आपको एजुकेशन दोनों तरह की होनी चाहिए। एक तो एकेडमिकली जो आप गेन करते हो वो, सेकेंडली जो संस्कारों से आपको मिलती है। संस्कार तो आपके दादी दादा नानी नाना के पास है, वो संस्कार आपके पास आ नहीं सकते, क्योंकि दे कांट कन्वर्स इन द लैंग्वेज विच यू आर कन्वर्सिंग। आप हिंदी बोलते हैं और आपके माँ बाप जो है उठ के आपके
दादा दादी या नाना नानी को ऐसे ही झाड़ देते हैं, अरे साहब ये इनके साथ अब आप नहीं बोलेंगे। टोटल दिस इज मेरे हिसाब से ये इस मतलब ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मैंने अपने इलाके में देखी है। मैंने वर्ल्ड घूमा है, आप फ्रांस में चले जाइए, एक फ्रेंच और एक ब्रिटिश शक्लें मिलती हैं, बॉर्डर्स हैं उनके आसपास, खाना पीना एक जैसा है, देखने में एक जैसे लगते हैं। अब एक फ्रेंच और एक ब्रिटिशर को खड़ा कर देंगे, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि ये फ्रेंच कौन से और अंग्रेज कौन सा है। लेकिन साहब आप फ्रेंच को गोली मार देंगे और उसमें अपना अंग्रेजी में बात नहीं करेगा। ये लोग भाषा को, संस्कृति को अपनी आइडेंटिटी मानते हैं। और ये एक मेरा हमेशा कंसर्न रहा, जो मैं, क्योंकि मेरी ऑडियंस आज उस तरह की है, मैं ये बात शेयर करना चाह रहा हूँ। बाकी मुझे लगता है कि मुझे सवालों से बातें लेनी चाहिए। मेरा 2 तरह का लाइफ का एक्सपीरियंस है। एक तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन मैंने रूरल डेवलपमेंट या मतलब पब्लिक सोशल वेलफेयर या क्या कहते हैं पब्लिक कंस्ट्रक्शंस नहीं देखे। मैंने सिर्फ मैनेजमेंट में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स का मैनेजमेंट किया है। मैं मतलब आपको बता दूं कि मेरा पहला जो नौकरी थी वो हिमाचल में थी। आई वाज डायरेक्टर हिमाचल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। सेकंड जॉब मेरा एज सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस रहा। एक लंबा समय मैंने दिया, 8 साल से ज़्यादा का समय मैंने यहाँ दिया। उसके बाद मैं आई वाज रीजनल डायरेक्टर फॉर जम्मू इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का, और फिर लेटर सरकार ने मुझे जम्मू और श्रीनगर दोनों सेंटर्स का डायरेक्टर बना दिया। वहाँ मैंने करीब 6.5 साल दिए। और पिछले 1 साल से मैं यहाँ हूँ और एक पूरे देश में भारत की कला संस्कृति और सांस्कृतिक आदान प्रदान और ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ। अच्छा लगता है। और एक काम मैंने कभी नहीं छोड़ा, वो है सीखना। और मैं अभी भी अपने आप को एक छोटा सा स्टूडेंट मानता हूँ। और पढ़ने की जो पेस थी वो वैसी ही रखी है, सीखने की वैसी ही रखी है। यहाँ जिस जगह जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको मैं कभी नहीं छोड़ता। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि मेरे में एक और थोड़ी सी डिफरेंट सी आदत है कि जब जब मेरे सामने कोई मुसीबत आती है, जब जब कोई चैलेंज आती है, तो मैं उस चैलेंज को निपटने से पहले अपने मन ही मन में ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि चैलेंज आई है, कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ मुसीबत आई है तो सीखने को मिलेगा। और जिन लोगों के लाइफ में ना चैलेंज है ना मुसीबत है, वो सोच लें कि उन्होंने जिंदगी ना देखी है ना फील की है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। जब जब इस तरह की स्थितियां आपके लाइफ में आए तो टेक देम, हंसते हंसते ले लो, आप बहुत सीखोगे। और आपके अंदर इतनी ताकत और इतनी मतलब एनर्जी और इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा कि आप हर मुसीबत को बड़े आराम से, बड़े आसानी से तय करके आगे निकलोगे। एक बार फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब आई डोंट नो हाउ यू पीपल आर गोइंग टू रेज क्वेश्चंस और किस तरह के सवाल आप उठाएंगे। मजा भी वही आता है क्योंकि मुझे कोई पता नहीं, मैं खुद को ही देख रहा हूँ और बोल रहा हूँ, और अभी तक ऐसे ही एक्सटेम्पोर पे क्या बोल दिया। आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं जो मुझे रेलेवेंट लगेगा और जो लगेगा जिसका जवाब मेरे पास है। मैं इतना ज्ञानी तो हूँ नहीं कि मैं पूरी दुनिया की क्या क्या इंसाइक्लोपीडिया हो सकता हूँ, लेकिन जो लिटिल मुझे आता है आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू। जी जी हाँ, thank you very much, sir. You are really an inspiration for all of us. Our pride, the pride of Jammu and Kashmir, sir. हमें तो और भी खुशी होती है कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट से हैं और ये पूरे विश्व में घूम चुके हैं और हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ की सकाफत, हमारे यहाँ के आर्ट एंड कल्चर को आपने इतना फरोग दिया है, इतनी जीनत बख्शी है कि हमारे पास बयान करने को अल्फाज नहीं है। तो सर आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर सेशन, क्योंकि श्योर सर जी जी मैं सर पहला सवाल सर, मैं हमारे रियासी से कमलेश पंडित सर, सेशन जज रियासी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सर। ही इज प्रेजेंटली सेशन जज रियासी सर। बड़ी बड़े शौक से वो आपको सुन रहे थे
मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सर आपका कोई सवाल हो हमारे आर्ट एंड कल्चर को लेकर बलवंत ठाकुर जी से, प्लीज पूछिए सर। बलवंत ठाकुर साहब नमस्कार। जी जी नमस्कार जी, नमस्कार। मैं रियासी से, मेरा बड़ा वाबस्तगी है क्योंकि आपका नाम हम सुनते रहे। मैं कटरा भी 2 साल रहा हूँ, मैं जी जी रियासी जी सीजम 2 साल रहा हूँ, अब मैं 1.5 साल से, मानो कि पूरा टोटल मिला के मैं 6 साल से रियासी में काम कर रहा हूँ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके बारे में हमने कितनी खोज की होगी, आपके बारे में कितनी तहकीकात की होगी। तो ये क्योंकि मेरा बचपन से मेरा खुद भी इस आर्ट और थिएटर की तरफ बड़ा रुचि थी, जी लेकिन जी आपको पता कि पेरेंट्स का तब, आज तो पेरेंट्स, आजकल बच्चे मानते नहीं है, तो वो खुद ही चुनते हैं जो ठीक होगा, सही होगा, दे कैन टेक दैट रिस्क। तो पुराने जो हम तो जो हमारे से जो पीढ़ी थी, तो वो यही माँ बाप जो कह रहे नहीं जो आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, तो मैंने फिर इंजीनियरिंग जिद से छोड़ी। इंजीनियरिंग मिली थी, मैंने नहीं कहा मैंने नहीं करनी है, मैं आगे पढ़ना है समहाउ। तो लेकिन ये है कि मेरा सबसे मानना है जरूरी कि जो मैं हर जगह बोलता हूँ जहाँ जहाँ मौका मिलता है हमारा, कि जो ये कलाकार होता है, कलाकार एक बड़ा एक ना वो एक समाज की अक्कासी होती है। और सबसे मैं कलाकारों में भी मैं जानता हूँ जो ये थिएटर करते हैं, जैसे आपका इसका बड़ा नाम है, हम सुनते हैं आपने बहुत थिएटर किए। और थिएटर जो है, थिएटर में रिटेक नहीं है, थिएटर में हाँ कभी एक्सटेम्पोर भी होता है। थिएटर में उसको इतनी, जैसे आप अभी कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे, जिस आर्टिस्ट में कॉन्फिडेंस तो हर शोबे में होनी चाहिए, लेकिन आर्टिस्ट को अपना गम अंदर जो उसका है वो छुपा के अगले को हंसाना, अगले की परेशानी बतानी है, समाज की वो पूरे एक ना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक आर्टिस्ट बना है। मैं भी जब मैं वकालत करते थे, वकालत पढ़ते थे, मैं भी थोड़ा सा वहाँ श्रीनगर में भी दूरदर्शन में काम करते थे, कभी बच्चों का प्रोग्राम करते थे। यहाँ भी हमारी रेडियो कश्मीर जम्मू में भी मैंने थोड़ा काम किया है, परदेसी साहब थे यहाँ, उनके साथ हमने काम किया। जी तो मेरा अभी भी रुचि है, मेरा, मैं मानता हूँ ये जो आर्टिस्ट होता है ये प्योर सेकुलर होता है। ये इसमें तो दो राय है ही नहीं है, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट को ये नहीं कह सकता वो मेरा है, वो मेरा है। आर्टिस्ट जो है सबों का है, एक सेकुलर होता है। और दूसरा आर्टिस्ट जो है ये बहुत इमोशनल होता है, क्योंकि जो जी आजकल हमें आज हम देखते हैं पूरे संसार में, पूरे जहां में देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा किसी के लिए नहीं है, अपनी सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। लेकिन आर्टिस्ट मैंने देखे ऐसे आर्टिस्ट जो रियली आर्टिस्ट हो। अब तो आजकल बड़े फेक आर्टिस्ट मिलते हैं जो ये आपको जैसे देखते हैं कि पैसे को उसको कमर्शियल बना दिया ना लोगों ने। चलो समहाउ वो भी एक, इसको हम नहीं क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो भी एक आर्ट है। लेकिन थिएटर में मानता हूँ, जैसे आप, जिससे आपकी वाबस्तगी है, थिएटर में मानता हूँ थिएटर एक ऐसा कलाकार है कि वो पूरा समाज में अगर रैली वो नुक्कड़, जैसे आप लोग करते हो, नुक्कड़ जाके जो वहाँ के सोशल बिदतें हैं, एंटी सोशल कुछ एलिमेंट्स है, एंटी सोशल कुछ जो हमारे जो रीति है, तो उसको दूर कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि इसने उसको वो, जैसे मैंने पहले का, रिटेक की वो गुंजाइश ही नहीं है उसको। उसको जो बोलना है बोल दे, नहीं बोला तो लोग उसी वक्त टमाटर जो भी है वो उसको फेंक देंगे कि ये नहीं ठीक है, ये आर्टिस्ट, उसी वक्त कमेंट करते हैं, जैसे जजमेंट हम पास करते हैं उसी वक्त उसके ऊपर जजमेंट पास करते हैं। लेकिन मेरा एक मखसूस सवाल है आपसे कि आर्टिस्ट को एक सेंसिटिव और इमोशनल होना जरूरी है एक अच्छे आर्टिस्ट के लिए? मैं जवाब दे सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यस सर। हाँ जी जी देखिए साहब, ये प्राइम रिक्विजिशन है। जब तक आपकी समझ चीजों की प्रति नहीं है। देखिए मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं जब इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हो गया, नाम तो था ही, सब लोग ना अपने बच्चों को लेकर के आ रहे हैं, लाइन लगी है नटरंग के अंदर, भाई मेरे बच्चे को ले लीजिए, इसको ले लीजिए। कुछ पेरेंट्स ऐसे आते थे कि साहब ये हमारा बच्चा है, ये कुछ नहीं कर रहा, ये ड्रॉप आउट है, ये पढ़ाई नहीं करना चाहता है, इसका इंटरेस्ट इसमें नहीं है, तो ये चलो कुछ और नहीं तो चलो थिएटर ही करवा लो। तो मैं उसी समय उनको कहता था कि साहब माफी, आप बच्चा ले जाइए। ये बच्चा अगर वो कुछ नहीं कर सकता तो यहाँ क्या करेगा। मैं ये मानता हूँ कि जो कलाकार है उसका, हम लोग यूं मान के चलते हैं कि जो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल है वो आम व्यक्ति से, आम आदमी से ऊपर है। उसको चीजों की समझ, उसकी सेंसिबिलिटीज, हमारे यहाँ तो
बाकायदा ट्रेनिंग होती है कैरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग को लेकर के, चीजों को समझ के लेकर के। देखिए, जो कलाकार अपनी आंखों से नहीं देख सकता, जो कलाकार अपने कानों से नहीं सुन सकता, जो अपनी समझ से चीजों को इंटरप्रेट नहीं करता, आर्ट ऑफ थिएटर है क्या? आर्ट ऑफ थिएटर जो है वो है कि एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में एक कैरेक्टर है, और उस कैरेक्टर को आप प्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन जब आप प्रेजेंट करते हो तो आप अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस को भी उसमें डाल करके उसको एक लाइवली एक्सपीरियंस बनाते हो। जब तक इंसान की अपनी चीजों को लेकर के समझ नहीं है, जब तक उसका अपना एक बड़ा वाइडर व्यू वर्ल्ड का, चीजों का, रिश्तों का, फीलिंग्स का नहीं है, तब तक आप कलाकार नहीं हो सकते। तो ये प्राइम रिक्विजिशन है कि आप यू आर टू बी ए सेंसिटिव पर्सन। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अब सर एक सवाल नेक्स्ट हम लेंगे, डॉक्टर खुशबू खान। काइंडली आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। ये विजिबल नहीं है। हाँ सर, हाँ सर। Am I visible now? Yeah. You are visible. Sir. You are visible. Good evening, sir. Very warm welcome to this webinar, and I feel very privileged to be part of this. So, मेरा question ये है कि what are the major challenges that a female has to face coming from this society where art and culture are not promoted that much? So, what are the challenges as a female one has to see, और उसको कैसे overcome करना चाहिए? Please reflect your kind advice on these, and all the students, on all the new ambitious people who are willing to get into this field. ओके। देखिए मुझे लगता है कि मैंने चैलेंजेस की बात आपसे कर ली पहले भी, अभी की मैंने थोड़ी देर पहले, कि चैलेंजेस जो हैं अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। चैलेंजेस को आपको हमेशा यूं लेना चाहिए, अरे चैलेंजेस जो है वो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी है। चैलेंजेस जो है हमेशा एक ऐसा मौका है कि आप कुछ सीखेंगे। आई अंडरस्टैंड, आप कहीं भी चले जाएं लाइफ में। तो मैं आई वाज ट्राइंग टू एड्रेस कि सबसे बड़ी बात है कि आपका अपना कन्विक्शन होना बड़ा जरूरी है। इफ यू आर कन्विंस्ड विद दिस व्यू कि आप तो साहब अपने आप को, एक पहली चीज, लड़कियां जितनी भी मतलब इस फील्ड के साथ में आना चाहती हैं, ये एम्पावरिंग है। हम विमेन एम्पावरमेंट की बात हर मंच पे, हर जगह, एक तो फैशन बन चुका है, मुझे लगता है एक नारा बन चुका है जो फिजूल में लोग हवा में छोड़ते हैं। वो नारी की जरूरत नहीं है। एम्पावरमेंट जो है सेल्फ को लेकर के एम्पावर करना, इस सेल्फ को एम्पावर करेंगे तभी जाकर के आप और लोगों को भी एम्पावर कर सकते हैं। तो थिएटर एक एम्पावरिंग, क्या कह सकते हैं कि एक इस तरह का एक आर्ट है जो आपको लोग, एक और मैं आपके मंच से ये बताना चाहता हूँ कि थिएटर शुड नॉट बी टेकन एज समथिंग एज एंटरटेनमेंट। नाचना गाना है जी, ठीक है, लोगों को खुश करना है, कुछ करना। थिएटर अगर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, इस समय पूरे यूरोप में जाइए आप, इसमें यूएस में चले जाइए, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो थिएटर देखता और थिएटर करता नहीं। और पूरी डेवलप्ड वर्ल्ड में थिएटर बच्चे से इसलिए करवाया जाता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, उसका स्टेज फ्राइट निकालना है, उसको और ज्यादा सोशली सेंसिबल बनाना है। और इस तरह की एक्टिविटी में जब वो अपने आप को इन्वॉल्व करता है, उस बच्चे का विजन बढ़ता है, चीजें बढ़ती हैं, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, नटरंग के साथ एंडलेस नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स की मैं आपको एक लिस्ट दे सकता हूँ जिन्होंने जाकर के सिविल सर्विसेज क्रैक किया है, जिन्होंने जाकर के स्टेट की सर्विसेज में जाके बैठे हुए हैं। आए थे वो थिएटर करने, आए थे वो एक्टर बनने, लेकिन जब इस एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व किया और अपने इनर जो उनके अंदर स्ट्रेस्ड किस्म की जो एबिलिटीज थी, जो जैसे एक्सप्लोर हुई, तो उनको पता चला, अरे वाह, मेरे में तो इतना कुछ है, मैं तो इतना कर सकता हूँ, मैं इतना कर सकती हूँ। उन लोगों ने थिएटर के साथ साथ, हमारे यहाँ अभी बहुत सीनियर लोग हो गए हैं अभी केएस में। एक्चुअली एक लड़की मेरे पास एक्टर बनने आई, कहती मैंने फिल्म करनी है, थिएटर करना, ये करना, और आज की डेट में डायरेक्टर है जेएन की गवर्नमेंट। आई थिंक शी इज डायरेक्टर, अभी टूरिज्म की डायरेक्टर थी, उससे पहले कहीं और थी। तो वो मतलब ये देखिए, जब उसको लगा अरे हाँ, अपनी एबिलिटीज एक्सप्लोर हुई, अपनी सोचने की सोच बदली। सबसे बड़ी बात जो थिएटर मुझे लगता है जो सिखाता है, जितने बच्चों को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, वो है सेल्फ को ऑर्गेनाइज करना। ये जितने बच्चे जो आज एम्बिशियस हैं, मुझे सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, मुझे किसी प्रोफेशनल कॉलेज की एडमिशन क्रैक करनी है,
यू नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। आप अपने समय को ऑर्गेनाइज कर पाए, आप अपने आप को फोकस रख पाए, आप अपनी जो माइंड की डिस्ट्रैक्शन है उसको एक मतलब एक यूनिफाई कर पाए, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्ट दिखा सकता है, एक ही आर्ट सिखा सकता है, दैट इज थिएटर। मैं आपको एक और दावे से कह सकता हूँ, अगर थिएटर आर्ट को पॉपुलराइज किया जाए, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में थिएटर इज वन ऑफ द कंपल्सरी, इज गोइंग टू बी द कंपल्सरी सब्जेक्ट। आई विश ये इम्प्लीमेंट हो पाए। अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया, मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ, इस देश की सिविक लाइफ और इस देश की फ्यूचर जो इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ द लेवल ऑफ सोसाइटी है, दैट विल बी मच 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 हायर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर एक सवाल मेरे जहन में भी आ रहा है, इजाजत हो तो पूछ लूं? जी जी जी। नॉर्मली हमारे यहाँ सर ये एक मिथ है। आप एम आई हेलो। ऑडिबल? हाँ जी जी जी, पूछिए पूछिए। सर हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में एक मिथ है कि आर्ट एंड कल्चर को लेकर फ्यूचर नहीं बन पाता। हमारे जितने भी स्कूल से बच्चे निकलते हैं, दे लुक फॉर सिविल सर्विसेज, दे लुक फॉर MBBS, इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल कोर्सेज, लेकिन नोबॉडी एम्स टू बिकम द आर्टिस्ट। ये एक हमारा यहाँ पे मिथ है। तो आप जैसी शख्सियत हमारे जम्मू से, जो कि इस वक्त वर्ल्ड ओवर नाम कमा चुकी है, हमारे बडिंग आर्टिस्ट को आपका क्या मैसेज रहेगा प्लीज? बड़ा 2-4 लाइनों में मैं जवाब दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए साहब। आपको एक लड़का या लड़की, अभी देखिए सिविल सर्विसेज की लिस्ट निकली है, 18 लोग जम्मू कश्मीर से उस लिस्ट में है, बहुत खुशी होती है। हमारे जमाने में तो एक आध भी नहीं होता था, ये 2-2 साल के बाद एक नाम देखते थे, और जो होता था उसको हम लोग सारे देखने जाते थे वो कैसा है। तो ये भी मिथ थोड़ा खत्म कर दिया। मैं सिर्फ आई एम एड्रेसिंग द पीपल हु आर एस्पायरिंग आर्टिस्ट, जो लोग अपने आप को एक कलाकार के रूप में देखना चाहते हैं। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप किसी एक लड़के या लड़की को फ्रेम में रखिए जिसने सिविल सर्विसेज क्रैक किया है, या जिसने मतलब किसी प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन ली है, उसके टोटल एफर्ट को जाकर के एक तरफ नोट करें, और फिर अपने आप को उस फ्रेम में डालें। क्या आप आर्टिस्ट बनने के लिए उतना एफर्ट करते हैं? आपके अंदर एक शौक है, और शौक के लिए आप आधा घंटा 2 घंटे, कहीं हफ्ते में 4, कुल मिलाकर के 2 या 4 घंटे लगाते हैं, लेकिन सपने बड़े बड़े देखते हैं आप। ऐसा नहीं होता। मैं आपको लिख के देता हूं कि कोई व्यक्ति जिसने सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए इतना समय और इतना एफर्ट किया है, कई रातें लगा दी हैं, मतलब बिना सोए हुए, और सारा एफर्ट, इतना ज्ञान उसने प्राप्त किया है, तो आप उसी तरह आर्ट में करो ना। क्यों नहीं हो सकता? मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप यू पीपल कैन टेक अ लिटिल लीड फ्रॉम मी। मैं भी तो आप ही की तरह, आप ही की मिट्टी, उसी शहर, उसी गांव, उसी पेड़ पौधों को छूता नाचता निकला हूँ, और आज मैं आई एम द हाईएस्ट पेड इंडियन लाइक एक सर्विस पर्सन। कैसे हो गया? मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना किया कि जितना मेरे साथ वाला मतलब सिविल सर्विसेज में जाने की जितना एफर्ट लगाता था, मैंने उतना आर्ट में लगाया, और लुक एट द रिजल्ट्स। हम किसी भी प्रोफेशन को गाली देते हैं, और मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आपको गाली देने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपने एफर्ट ही नहीं किया। आप लगाइए ना, उस जिसने IAS क्रैक करा, पता नहीं एक हमारे जम्मू कश्मीर का कोई अमंग टॉप 20 में भी है कोई इस बार कैंडिडेट है, तो उससे उसको पूछिए जरा, उससे पूछिए साहब आप कितना एफर्ट करते हैं, आपने कितना समय दिया है इसको। और उनके माँ बाप को भी मैं कहना चाहता हूँ, हाउ मच मनी यू इन्वेस्ट। आप करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके किसी को प्रोफेशनली सेटल करते हैं। आर यू रियली स्पेंडिंग 10 रुपीज ऑन योर चाइल्ड टू बिकम ए आर्टिस्ट? इन्वेस्टमेंट कहाँ है? टाइम का, एफर्ट का, मनी का। नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट है हमारे समाज में। और फिर हम कहते हैं कि आर्ट में कुछ नहीं, आर्ट में सब कुछ है। आर्ट मत समझिए जो बच्चा आर्ट करता है वो सिर्फ आर्ट करेगा। आज मैं बहुत सारी नौकरियां जो मेरे को मिल चुकी हैं, मैं आपको बताता हूं, मैंने अप्लाई भी नहीं किया। सरकार खुद कहती है साहब हमें बलवंत ठाकुर चाहिए। तो आपको उस लेवल पे अपने आप को लाना पड़ेगा,
और आप उतना ही एफर्ट करिए। उल्टा मैं तो ये कहता हूँ, इस फील्ड में तो कंपटीशन ही नहीं है। आई होप मेरा मैसेज इज क्लियर। थैंक यू सर। मैं हमारे टेक्निकल कोऑर्डिनेटर जनाब प्रोफेसर तलत खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। तलत साहब जो हाँ प्रिंसिपल है। सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ जी, अरे थैंक यू तलत प्रिंसिपल। जी। तलत जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने मंच पे बुलाया। सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। पहले तो मैं अल्ताफ साहब को बताऊँ, अल्ताफ साहब मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, हमारे प्रिंसिपल साहब भी यहीं पे बैठे हुए हैं। या मैं टेक्निकल कोऑर्डिनेटर हूँ, तो आई एम IT प्रोफेसर वर्किंग GDC नगरोटा। ओके फाइन। ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मतलब वी जस्ट कैन नॉट टेक एनी अदर एग्जांपल फ्रॉम J&K आपके मुकाबले की। तो आप रियली आप इंस्पिरेशन तो हैं ही सर। आपका अब तो यहाँ से आप बहुत आगे जा चुके हैं। कभी आप सोचते हैं लाइफ में आफ्टर रिटायरमेंट अपने इलाके के लिए, इलाका एज एन J&K पूरा, कुछ कुछ ऐसा किया जाए जिससे आपने यू नर्चर दिस, ये आर्ट जो जितना भी आपने बताया, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि आप कह रहे हैं कि इट नीड्स एज मच अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एज लाइक एनी अदर प्रोफेशन, जैसे IAS हो गया या डॉक्टरी इंजीनियरिंग। हाँ। लेकिन जो हमारे यहाँ रुझान है अभी भी, मैं आई स्टिल रिमेंबर जब मैं छोटा था तो 11th में शौक था गिटार बजाने का, तो मैंने एक दोस्त से गिटार मांगा उधार थोड़े दिनों के लिए। तो जब मैं घर लाया तो मदर ने बोला, या ये गिटार रहेगा या तुम रहो, या तू रहेगा। तो फिर मुझे गिटार को वापस देना पड़ा दोस्त को। तो एज अर्ली जितनी जल्दी लाया उतनी जल्दी मैंने वापस भी कर दिया। तो उस माइंडसेट से आज वी हैव कम अ लॉन्ग वे, और उस माइंडसेट को आगे नर्चर करना, ताकि हमारे यहाँ जैसे हम देखते हैं मुंबई में पृथ्वी थिएटर्स है, या इसी किस्म के थिएटर जो हमारे यूथ को चैनलाइज करे फॉर। एक ज़माना था जब हमारे पास इंडिया में सिर्फ सिनेमा ही होता था आर्टिस्ट के लिए, तो बड़ा स्ट्रगल होता था। अब हमारे पास टीवी की स्क्रीन है, और हमारे पास अब नेट की स्क्रीन भी आ गई, जो इंटरनेट की, जिसको नेटफ्लिक्स वगैरह, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नाउ फॉर द आर्टिस्ट। तो वो ज़माना अब लिमिटेड नहीं रहा। ओनली वेज कि वी नीड समवन जो हैंड होल्डिंग करे और डायरेक्शन दे, जिसमें आप डेफिनेटली यू आर द लीडर और स्टालवर्ट इन दिस। तो आपका अभी फ्यूचर में कभी ऐसा हो सकता है कि करिकुलम इंट्रोड्यूस किया जाए यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी से मिल के, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, तो करिकुलम ऐसा स्टार्ट किया जाए एक्टिंग का, जो कि 2 क्रेडिट का 1 क्रेडिट का हो, विच माइट हेल्प दम। जैसे आपने कहा पर्सनालिटी में तो निखार आता ही है, इवन फेसिंग इंटरव्यूज अदरवाइज आल्सो। तो यू क्रिएट अ पर्सन हु इज अ मच बैलेंस्ड देन हु इज नॉट अ एक्टर। थैंक यू। देखिए ये आपको मैं बता दूं सब कि मैंने इसमें मैं अभी 1 साल ही तो देश से बाहर आया हूँ। पिछले 39 इयर्स जो मैंने एक्टिव दिए हैं वो इसी चीज को दिए हैं। और जिन लोगों की एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, शायद उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। मैंने बच्चों को लेकर बहुत काम किया है। चिल्ड्रन थिएटर मूवमेंट 90 में मैंने स्टार्ट किया है, और ऑलमोस्ट हमने मतलब हर स्कूल तक पहुंचवाने की कोशिश की। और मैंने ये सामने मैं लाइवली डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ लोगों के सामने कि देखिए एक बच्चा है। अभी मेरे पास एक लड़का है, मैं मतलब उसको जब भी परफॉर्मेंस होती है तो उसको सामने बाहर निकाल करके लोगों से आइसोलेट करके उसको लाता हूँ। मैंने कहा देखिए ये लड़का है, ये जब मतलब छोटा, चाहे ही वाज अ लिटिल लाइक होगा सेकंड में पढ़ता था या क्या पढ़ता था, तब से वो नटरंग में आया। और उधर ही नटरंग के पास पीछे मतलब मोहल्ले का रहने वाला है, ऐसे पैदल ही आ जाता था बेचारा। पहले तो उसके दादू छोड़ने आते थे, फिर बाद में आने लगा। और बीच में पहले तो उसको शौक से छोड़ रहे थे, बाद में उनको लगा यार ये तो पढ़ भी नहीं रहा है और ये और चीजें नहीं कर रहा है, और ये तो मतलब बड़ी परेशानी होगी। उसके माँ बाप भी मेरे पास आते थे, कहते ये हुआ। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, कर लेगा, हौसला रखिए। उनको थोड़ा मैं मोटिवेट करता था, जितना काउंसिल कर सकते हैं करें। पिछले वर्ष 12th करने के बाद उस लड़के ने ओपन में MBBS का सीट निकाला। तो अब मैं उसको खड़ा करके सबके सामने बताता हूँ, मैंने कहा इसको पूरे मोहल्ले में घुमाना चाहिए, पूरे सबको दिखाना चाहिए कि इस लड़का जिसके सारे रिश्तेदार, जिसके सारे ये एक मुझे लगता है कि गलत रॉन्ग नोशन है हमारे समाज की। मैं अब क्योंकि बहुत ट्रैवल करता हूँ, इसलिए मुझे तो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहिए। यू गो टू एनी स्कूल इन जर्मनी, यू गो टू एनी स्कूल इन UK,
आप इसी बच्चे को क्लास में खड़ा करके पूछाइए, यू नो थिएटर, करके हमारे पास किसी स्कूल में चल के जाइए, देखो उनको थिएटर का स्पेलिंग नहीं आता है। मैं नहीं कहता कि हम लोग अंग्रेजों के अधीन काम कर चुके हैं, कुछ कर चुके हैं, अभी इसे ये कथाएं छोड़िए। माई पॉइंट इज वी नीड टू लर्न फ्रॉम दैट। आज की डेट में भी वो हमें रूल कर रहे हैं ना। जितनी इन्वेंशन हैं सारे पेटेंट तो उन लोगों के पास हैं, हम तो खाली मतलब एक कंज्यूमर बन के रह गए हैं। वो समाज है ना जिसने तरक्की की, वो तरक्की इसलिए कर पाया कि वो हमेशा पर्सनालिटी की टोटलिटी को लेकर के काम किया। उन्हें किसी इंडिविजुअल को सिर्फ खाली कन्फाइन नहीं किया तो स्टूडेंट्स बन जाए तो पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे। हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम ही अलग है। हमारे यहाँ सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड लोगों को पढ़ाया जाता है, और मैं कई पीटीएम्स में जाकर के मजाक देख चुका हूँ, ये पूरा दृश्य देख चुका हूँ, मैंने देखा है जाके लोग क्या करते हैं। ये लेडीज खड़ी हैं एक दूसरे को, भैन जी तुम्हारे बच्चे के कितने % है, मेरे कितने %, दोनों ने कार्ड उठाए हुए हाथ। अरे यार कार्ड छोड़ो ना, बच्चा उठाओ सामने रखो, दोनों को फ्रेम में रखो, देखो उसके अंदर उसकी तो टांगे कांप रही हैं, वो परसेंटेज क्या करनी है आप। हमारा वी नीड ए रेवोल्यूशन इन आवर एजुकेशन। मैं कई मंचों पे आज भी बोलता हूँ, मेरा परदादा वो तो पढ़ा नहीं, दादा भी नहीं पढ़ा था, अगर वो पढ़ रहे होते ना तो ए एप्पल पढ़ना था उन्होंने, है ना। मैंने भी पढ़ा ए एप्पल, मेरे बच्चों ने भी ए एप्पल, उनके बच्चों ने भी ए एप्पल ही पढ़ना। ये दुनिया, ये हमारा एजुकेशन ए एप्पल और बी बैड के बाहर नहीं गया, कोई बना बनाया स्ट्रक्चर है, वही चीजें हैं। लुक एट द वर्ल्ड, दुनिया चेंज हो रही है। एजुकेशन में ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हर तरह की चीजों में वी नीड टू क्रिएट सेंसिबल इंडिविजुअल्स। हम चूंकि हम लोग, मेरे सामने एक 100% बच्चा इसलिए है क्योंकि उसने वही लिखा जो एग्जामिनर के दिमाग में फिट था, तो उसने एग्जामिनर ने उड़ के उसको 100% दे दिया। अरे साहब, ये एजुकेशन और ये जो टोटल हमारा सेटअप है हमारे देश में, जिस तरीके की जो असेसमेंट ऑफ एबिलिटी है, वो टोटली रॉन्ग है। वी नीड टू चेंज इट। और ये जो आप कहते हैं कि जो बच्चा आर्ट करेगा, जैसे आपने गिटार शुरू किया तो घर, ये उन लोगों को गलत पढ़ाया गया है। जैसे मैं ये आपको कहता हूँ कि लोगों ने अपनी लैंग्वेज छोड़ दिया, अभी कश्मीरी थोड़ी बहुत फिर बची होगी शायद, मैं देखता हूँ, मैं तो क्योंकि मैं लैंग्वेजेस का सेक्रेटरी यहाँ 8 साल से ज्यादा समय तक रहा हूँ, लेकिन वो भी जा रही है। ऑल लोकल लैंग्वेजेस, इट्स नॉट ओनली विद डोगरी, पहाड़ी, गोजरी, जितनी भी हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं, ये बिल्कुल खत्म हो रही है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स बेचा गया है। किसी ने कहा अगर आपका बच्चा मतलब लोकल भाषा में बात करेगा तो ये तो कहीं का नहीं रहेगा। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं जितनी अच्छी डोगरी बोलता हूं, मुझे नहीं लगता कोई और बोल सकता है, लेकिन डिस्पाइट दैट आई एम अ कल्चरल डिप्लोमेट ऑफ द कंट्री। ये जरूरी नहीं कि मैं ही, कोई और भी बन सकता है। इट्स वेरी लाइक, ये कॉम्प्लेक्स, बहुत गलत किस्म का कॉम्प्लेक्स भेजा जाता है। वन थिंग। सेकंड, आर्ट का हमारे प्रदेश में बहुत बड़ा मजाक बनाया जाता है। मैं मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स की एग्जांपल देता हूँ। होता क्या है, स्कूल में आर्ट क्लास होती है, आर्ट के बाद आपको बताया जाता है आप इस तरह का एक आर्ट का आपका एक फाइनली एक इतने मार्क्स दिए जाएंगे, 5 मार्क्स 10 मार्क्स वट, तो आप घर से बनवा के लाएंगे। कैन यू बिलीव? चिल्ड्रन कम होम और घर में ऑलरेडी फैशन है, वो कुछ कर रहा है तो बाप पूछता है ये क्या कर रहा है, ये मेरे को ये ड्राइंग और डिजाइन और पता नहीं क्या मॉडल क्रिएट करना है। तो कहता है क्यों बना रहा है, पके डंगे में बिकता है ना, हाँ बिकता है। एक बहुत बड़ा मतलब मार्केट है जम्मू में, जो आपके लिए आर्ट के पीसीस बना करके, आर्ट की चीजें बना करके देता है, और आपका बच्चा उठा करके अगले दिन जाता है, आप भी जाके छोड़ने जाते हो। और देखिए स्कूल वालों को पता है कि ये बच्चे ने नहीं बनाया, माँ बाप का ने तो देखा ही, उन्होंने तो बाजार से खरीद के लाया हुआ है। उसके बाद फिर कंपटीशन होता है उसका, उसके बाद फिर अवार्ड दिया जाता है, और स्टेज पे बच्चे को आप गोल्ड मेडल पढ़ाते हो या कुछ भी देते हो, नीचे आप तालियां बजाते हो। इस पूरे ड्रामे का आप सब तो हिस्सा है उसका, सारे लोग जितने भी हैं आप इस पूरे नाटक का हिस्सा हैं। वो फिर कहते हैं कि आर्ट डेवलप नहीं होता, आर्ट कैसे डेवलप होगा? वी शुड बी ट्रूथफुल। आर्ट एक ऐसी सिचुएशन में किसी बच्चे को डालता है where the child is forced to create something। ये हम लोगों को एक सिंसियरिटी आर्ट्स की तरफ डेवलप करनी पड़ेगी। जब तक हम नहीं करें कि आर्ट्स की स्थिति जो है मेरे देश में सुधरने वाली नहीं है। बाकी रहा, आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ, और ये मैं पहले भी कह रहा हूँ, मेरा एक मिशन है, मैं मेरे लिए मेरी जगह, मेरा स्टेट, मेरे लोग, और मैं उन्हीं के लिए काम करना है। ये तो ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी मुझे हो सकता है दोबारा ना मिलती, क्योंकि इतने बड़े देश को समझने का और एक फॉरेन डिप्लोमेसी को देखने का, और दैट थ्रू माई मीडियम आर्ट्स के थ्रू करने का एक बड़ा एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है, इंटरनेशनल लर्निंग है मेरे लिए। वो तो मैं लूंगा, और वो सारी लर्निंग मैं अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू यूटिलाइज एंड शेयर, वो बांटने वाला हूं मैं अपने लोगों के बीच में जाकर।
थैंक यू। थैंक यू सर। आप ऑलरेडी हमारे लिए सर बहुत कुछ कर रहे हैं। सात समंदर पार से मैं रोजाना देखता हूं कि आप कोई ना कोई वेबिनार, फेसबुक लाइव या कोई ना कोई प्रोग्राम वहां से हमारे यहाँ के आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए कर रहे होते हैं। I have been regularly attending number of your shows from there. We really salute you for your statesmanship. सर अब हमारे साथ सर आपके शागिर्द और हमारे नटरंग की जान यासीन साहब भी हमारे साथ लाइव हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी कुछ अगर पूछना चाहेंगे तो प्लीज। तो रोज पूछता है। उसको क्या पूछना है? चलो अच्छी बात है। यासीन साहब प्लीज। मुझे लगता है लाइन पे। हाँ तालत साहब अनम्यूट कीजिए यासीन साहब। हाँ सर, कैन यू हियर मी? या हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं पूछना है। जैसे ठाकुर साहब ने बताया कि रोज हमारी बात होती है, तो मैंने कुछ नहीं पूछना है। अल्ताफ सर आप ही अगर चीजें अगर कुछ पूछना चाहते हैं और भी थोड़ी बहुत, तो आप प्लीज आप ही पूछें। ठीक है सर, ठीक है। तलत साहब प्रिंसिपल। हाँ जी मैम बोलिए प्लीज। अक्सर राव, डॉक्टर अक्सर राव, कन्वीनर ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन, and she is a professor also, a versatile personality and artist, a singer. She hails from the family, जो पूरी फैमिली उनकी आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करती है। वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी है। वो कुछ पूछना चाहेंगे सर आपसे। प्लीज मैम गो अहेड। बलवंत सर, मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ, बड़ी इंस्पायर्ड हूँ। जो छोटी थी तो आपके बहुत सारे शो देखती थी, और मैं आपके लिए कहना चाहूंगी, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। क्या बात, और साढ़े जम्मू वास्ते बड़े अस डोगरे हैं, साढ़े वास्ते बड़ी शान से आन से बंदी गए कि तू साढ़े किन्ने जुड़े, और तुझसे आज अहें इन्ना कुछ सीखा है कि जम्मू के जिन्ने लोग सुना दे न, अपने आप की बड़ा गौरव महसूस करा उन्हें कि सर किन्नी जगह दूर पुजी गए, जे सारे की बड़े इस पास ऊपर चलिए थे बड़ा मतलब अगदी सकते हैं। और मैं समझती हूँ सर कि आपके जैसे आपके भाषण में आपने बोला कि जो थिएटर है वो किया, उसको उतना शार्प नहीं किया था, तो क्या कुछ ऐसे कि हम किसी स्टेज पे पहुंचे थोड़ा बढ़ा सके, आगे बढ़ा दे, ऐसे हमारी लोग जमाने में बहुत कॉम्पिटिशन होता था, या उस तरह के रियलिटी शोज नहीं होते थे। मैं गजल सिंगर हूँ, और लेकिन मैंने साथ साथ पढ़ाई के साथ मतलब पीएचडी इंग्लिश की और कॉलेज में आए, तो मुझे लगता है कि आप अगर आप एक एजुकेशन लेवल में आते हो तभी आप एक जगह बना सकते हो, तो आपकी एक मुकाम है। लेकिन आर्टिस्ट जो है वो सब उसकी पहचान नहीं होती थी। आपको जब देखकर लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो क्या ऐसी एज लोग जो हमें सुन रहे हैं वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं? जैसे गाना चाहते हैं लेकिन कहते हैं यार हमें क्लिया उनते आज के करते, तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे कि वो किस तरह का पैशन अंदर दोबारा से जगाएं कि अपने टैलेंट को दोबारा से, अपने ख्वाबों को पूरा कर सके? सर जी। पहला तो आपकी ना आवाज कट के आ रही थी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू लाइक उसको फिगर आउट की सवाल क्या हो सकता है। आप, मेरा यही सवाल है ना आपका कि वो लोग जो मतलब उस समय में अपॉर्चुनिटी कम थी और अब चूंकि है और और जिम्मेवारियां हो जाती हैं और पढ़ाई और सब चीजें। पहली चीज तो सबसे बड़ी बात है, जितने लोग एक पढ़ाई बहुत जरूरी है। आप जितने पढ़ने में अच्छे हैं उतने ही बेहतर कलाकार हो पाएंगे। और कोई सोचेगा कि नहीं मेरा कहीं मन नहीं लग रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं शायद आर्ट करना है, तो वो आर्ट बिना पढ़ाई के नहीं होता। मुझे ये बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि कलाकार ज्यादा पढ़ते हैं देन एनी अदर प्रोफेशन, जो वाकई कलाकार है। क्योंकि जब तक वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा कलाकार, अपने आप को और चीजों से वर्ल्ड नॉलेज को जब अपने अंदर नहीं लाएगा, तब तक वो दुनिया के लिए नया ओपिनियन नहीं ला सकता। कलाकार जो है वो कैटलिस्ट होते हैं। तो कैटलिस्ट तो तभी बन पाएंगे आप जब आपका उतना बड़ा विजन बनेगा। तो उतना बड़ा विजन तो तभी बनेगा
जब आप पढ़ेंगे तो आपको हमेशा टोज पे रहना है, हमेशा पढ़ते रहना है, हमेशा सीखते रहना है। बाकी सेकंड ये है कि अपने अंदर, वो कहते हैं ना, वो बहता हुआ दरिया है खुद रहा बना लेगा, तो एक बहते दरिया बनना पड़ेगा। जी 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 और बहते दरिया का के मायने कुछ और ये भी है, एक तो फोर्स होती है उसके अंदर, सेकंड वो स्टैग्नेंट नहीं होता, तो स्टैग्नेशन से जी बदबू होती है, चीजें आ जाती हैं। बहता दरिया, हमेशा लोग कहते हैं कि पानी उसका और साफ होता है और चीजें होती हैं। तो ये एक जी वो एक जी फ्रेशनेस अपने अंदर लाने के लिए आर्टिस्ट ने अपने अंदर की जो एनर्जी है, जो उसके अंदर जो एक आग जी है, जो एक फायर है कुछ करने की, वो कभी मरने नहीं देनी चाहिए। कलाकार के लिए कोई एज नहीं होती, कोई स्टेज नहीं होती। मुझे लगता है अब तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। और जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं, कि सिर्फ ना खुद कलाकार बनते हैं, बल्कि आप और बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। मुझे लगता है कि आर्ट जिंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। ये सारी, मुझे कई बार कश्मीर सिचुएशन को लेकर भी कई लोगों ने पूछा है कई बार। मैंने कहा कश्मीर की 99% प्रॉब्लम जो है वो इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट भी है। आज जितना यूथ एंड ड्रग्स की लोग बात कर रहे हैं, उसकी कर रहे हैं, उसकी कर रहे हैं, अगर कहीं पॉजिटिव चीजों में हम लोग आज के यूथ को एंगेज करेंगे, ये बहुत ब्रिलियंट लोग बन करके आगे बड़े बड़े प्रोफेशंस में आएंगे। और इसमें बहुत बड़ा रोल जो है आर्ट करता है। हर व्यक्ति में आर्ट है। ये कोई ये सोचे नहीं 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 उसको एक गॉड जी गिफ्टेड था, कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होता। हर एक के अंदर होता है, वो कहीं छुपा होता है, हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। जिस दिन आप आइडेंटिफाई करें, उसको एक्सप्लोर करें, उसको और ज्यादा शिद्दत से उसके ऊपर, तो आप जिस बड़े बड़े सिंगर्स की जिनकी बात करते हैं, आप देखिए ना, मैंने कुछ ऐसे लोगों से भी मिल चुका हूँ जो 15-15 घंटे दिन में रियाज करते हैं। आप जी जी सोचिए, जो इतना रियाज करता है तो उसको कौन रोक पाएगा। ये जी जितने हमारे जो परंपरागत जो गुरु शिष्य परंपरा और जो घरानादार थे, वहां तो इतने घंटे या सबको करना पड़ा, तभी तो एक बड़े बड़े नामी नाम निकले हैं इस देश में। तो अभी कुछ लोग, ये आ गया है, इंस्टेंट मामला आ गया है कि आप 10 दिन कोई चीज की प्रैक्टिस करते हैं और 11वें दिन एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जी प्रोफेशनली भी सेटल हो पाएंगे। मुझे लगता है वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फील्ड, और इसमें जो एक रिक्वायर्ड एफर्ट चाहिए वो जरूर देना चाहिए। जी थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। संगीता सोदन, प्रिंसिपल GDC विजयपुर, हमारे साथ जुड़े हैं सर। शी इज द प्रिंसिपल ऑफ अनदर डिग्री कॉलेज जी 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 फ्रॉम सांबा। तो काइंडली संगीता मैम, आपका कोई क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड। हेलो हेलो, perhaps I couldn't. Sir, Advocate Divakar Sharma, he is the founder of Tavi Bachao Andolan. Okay. And running another NGO for legal fraternity. He is also with us sir tonight. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिवाकर शर्मा साहब से कि आपका कोई सवाल बलवंत जी से आर्ट एंड कल्चर को लेकर प्लीज सर पूछिए। ठाकुर जी चरण वंदना। जी जी जी। शेख साहब थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया ठाकुर साहब से इंटरेक्ट करने का। ठाकुर साहब, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं किसी भी मूवमेंट का ओनर नहीं हूं। हमने एक कैंपेन स्टार्ट की हुई है पूरे जम्मू कश्मीर में, सेव माई तवी कैंपेन। ओके फाइन जी। वो फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रिवर तवी। और उसके अलावा हम अलग इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज में, इन्वायरमेंटल कॉजेज के बीच में भी हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो हम आगे जाके उनको किसी भी जो जहां जो बात पहुंचानी है, हम थ्रू अदर मोड्स, अपार्ट फ्रॉम लीगल मोड्स, अदर मोड्स के साथ हम उनको एड्रेस करते हैं। सर ये मैं काफी देर से, आल्दो मैं काफी लेट एंटर हुआ हूँ इस वेबिनार में ड्यू टू माय पर्सनल रीजंस। आई एम सॉरी कि मैं लेट एंटर, हो सकता है वो डिस्कशन पहले हो चुकी हो, तो मुझे प्लीज थोड़ा करेक्ट कर दीजिए। आपने सर 2-3 बातें हैं जो मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस की हैं, क्योंकि मैंने आपकी स्ट्रगल को बड़े करीब से देखा है। और जब हम 6th या 7th क्लास में होते थे तो आप किस तरह से बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते थे, कहाँ कहाँ आपने क्लासेस शुरू की, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह पे। मैं बड़ा शौक था मुझे करने का, लेकिन जो आपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, पेरेंट्स की जो विशेस होती हैं, जहाँ उनकी डिजायर्स होती हैं, पढ़ाई की तरफ ज्यादा जो इतना एक्सपोजर नहीं होता, उसकी वजह से हो सकता है
मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस चीज को लेकर थोड़ा लैग कर गया आर्ट एंड आर्टिस्ट की वजह से। मेरा बड़ा शौक था आपकी क्लासेस, मेरा स्कूल आपकी गली में ही था, कच्ची छावनी में ही था, ओके ओरिएंटल का था। ओके। तो जब भी मैं वहां से और निकलता था बच्चों को रियाज करते हुए देखता था और मैं बड़ा मन करता था मैं सीढ़ियां चढ़ूं ऊपर और अंदर आ जाऊं। ओके लेकिन फिर पेरेंट्स की जो बातें कहाँ जो मुझे बताई जाती थी तो वो उसकी वजह से मैं मेट्रो चढ़ के जीवन आ जाता था। I तो got a सर अब question. मैं देखता था, नो सिंस आई एम आजकल की जनरेशन के बीच में मैंने ये चीज देखी है, जो एजुकेशन करिकुलम का भी आपने डिस्कस किया, ये एक बहुत लैग कर रहा है इस चीज को लेकर कि आज की डेट में भी जहाँ काफी मीडिया के थ्रू, सोर्सेज के थ्रू या कहीं मूवीज के थ्रू पेरेंट्स को एक तरीके से गाइडेंस दी जा रही है कि बच्चों को उनके हिसाब से जो जो चीजें जो पहले कल्चर में होती थी, पहले जो हमारे पुराने जमाने में हमें पढ़ाई जाती थी, क्योंकि ये नाट्य हिंदी में अगर बोला जाए तो ये नाट्य शास्त्र है, राइट सर। इसके अंदर हमें हर चीज को सीखना, बच्चे की एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती थी। जब हम ग्रीक्स को पढ़ते हैं या ग्रीक थिंकर्स को पढ़ते हैं, उसमें भी जो ड्रामा है दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ए पर्सन। लेकिन हम जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम बाहर से बारो किया है, उसको कम्प्लीटली बारो नहीं किया, इट इज ओनली मतलब हम जिस तरह से कैसे कमर्शलाइज करने के तरीके से वो कर दिया है। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जो रिसेंटली हमारी एजुकेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोपाउंड की है और उसको अभी मैंने पूरा गो थ्रू किया है, लेकिन उसमें भी मुझे कहीं भी ड्रामा, स्कूल ऑफ ड्रामा को बच्चों की कंपल्सरी लाइफ को लेने के लिए कहीं भी ऐसा सेक्टर मुझे नजर नहीं आया है कि जिसमें कि इस पर्टिकुलर फील्ड को, जो कि बच्चे की पर्सनैलिटी को ओवरऑल चेंज करती है, इसके ऊपर कहीं एम्फेसिस किया गया हो। सिंस यू होल्ड ए वेरी prominent place in the system and you also have any approaches, कहीं किसी तरीके से इस चीज को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बात करके बच्चों के करिकुलम में एक तरीके से, क्योंकि अगर हम स्कूल्स में देखें तो ठीक है, म्यूजिक इज अ सब्जेक्ट, लेकिन वो सब्जेक्ट एक तरीके से कमर्शलाइज हो गया हुआ, बच्चों को उस तरीके से नहीं सिखाया जाता जिस तरीके से उनको सिखाना चाहिए। म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, वो डांस में भी जो है वो क्लासिकल डांसेस, क्लासिकल उन चीजों को लेकर नहीं आगे आया है। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कुछ ऐसा सिस्टम हमारे जम्मू कश्मीर में हो सकता है? बिकॉज वी हैव, इंडिया इज फुल ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ऑल दिस थिंग्स, बट जम्मू में अगर कहीं किसी बच्चे को गाइडेंस देनी हो तो हमारे पास कहीं इंटीमेशन नहीं मिलती, किसी को गाइडेंस करने के लिए कोई जगह ऐसा कोई मिलता नहीं कि हम कहाँ जाएं। आ जाके हमारे पास सिर्फ आपकी एक अकेडमी जो कि वहां पर हम भेजते हैं कि वहां से पूछ लीजिए, उनके पास नॉलेज होगी तो वहां से कोई ऐसा सिस्टम किया जा सके एट अ वन हेड, हमें सारे मतलब किसी को जैसे भरतनाट्यम सीखना है, किसी को कथकली सीखना है, किसी को तबला सीखना है या इंडियन क्लासिकल म्यूजिक या डांस की सीखनी है, तो यहाँ पर हमारे जम्मू में इतना एक्सपोजर नहीं है। तो कुछ ऐसे स्टेप्स अगर कोई आप जी गाइडेंस दे आई सकते गॉट योर क्वेश्चन। मैं जी थैंक यू वेरी मच। मैं दो चार चीजें, मतलब पहले तो एजुकेशन की बात करूंगा। पूरी दुनिया का जो स्ट्रक्चर है वो डिमांड एंड सप्लाई है। हम सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है सारा सरकार के लेवल पे चीजें पॉसिबल हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि सरकार को हम लोग मतलब मोटिवेट नहीं कर सकते। सरकार अगर पॉलिसीज लाएगी भी तो भी चीजें इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। थिएटर एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट को 3 साल पहले का 11th 12th में CBSE में है, लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर में एक भी स्कूल ने थिएटर एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट शुरू नहीं किया, क्योंकि ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ी, अगर रेवोल्यूशनाइज करना है सभी चीजों को, तो मुझे लगता है कि पब्लिक एज ए होल, लोग सेंसिटाइज होने चाहिए, पेरेंट्स सेंसिटाइज होने चाहिए। वो डिमांड करेंगे तो सप्लाई होगा। मेरे को इंडियन टेलीविजन, अलग से उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन आप जरा सोचिए कि सब लोग मेरे को विदेशों में कहते हैं, जब मतलब अक्सर बात होती है, कहते हैं यार इंडिया का मानसिक स्तर इतना ऐसा है कि इतने घटिया कार्यक्रम आपके टेलीविजन पे चलते हैं। तो जब हम लोग टेलीविजन प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। वो जो मतलब समाज इस तरह का कार्यक्रम देखना चाहता है, हम वो TRP के हिसाब से उसी तरह की चीजें बनाते रहते हैं। माई पॉइंट इज, ये जो सब लोग हैं जिनको सोशली ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट के लोगों को या फिल्म और टेलीविजन की प्रोडक्शन के लोगों को, कि आपको ये देखना चाहिए कि मेरे काम का, मेरी इन सारी चीजों का आने वाले समाज में क्या इम्पैक्ट बनने वाला है। ये तब तक चीजें बदलेंगी नहीं। और पेरेंट्स ऑन द कंट्री टोटली जो है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल, उनको कुछ पता नहीं कि बच्चों को बेसिकली क्या होना चाहिए। और स्कूलों पे
एज ए पेरेंट एसोसिएशन जब आप जाते हैं, मीटिंग करते हैं, तो स्कूलों पे आज तक मैंने कभी किसी टीचर को ये जाके देखना नहीं कि मेरे बच्चे को ये चीजें नहीं पढ़ा रहे, बस वो अपना मार्कशीट उठा करके वहां देखते रहते हैं, इतने यहाँ कम क्यों है, इतने ज्यादा और कैसे होंगे यार, कैसे हैं। ये मार्क्स की जो दौड़ है, इससे अगर पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम बाहर आए और हम लोग टोटल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए स्कूलों में इस तरह के और इनपुट्स लाए जाएं, आर्ट्स का इंटरवेंशन, लार्जर इंटरवेंशन, नेग्लिजिबल इंटरवेंशन है। आप बच्चे की पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, देखने तो मैं आपको पूरे जम्मू में चैलेंज करता हूं, कितने पेरेंट हैं जिन्होंने आज तक, ये नहीं है, मैं समझता हूँ बहुत कम उपलब्ध है यहाँ पे साधन, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ परमानेंट आर्ट गैलरीज हैं। आपके पास डोगरा आर्ट म्यूजियम है, ऊपर डोगरा आर्ट गैलरी है, आपके पास कला केंद्रा में अपना कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरीज हैं। कभी किसी माँ बाप ने शाम को जब घुमाने के लिए आप आगे बहुत जाने की तैयारी करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खिलाने की सोचते हैं, कभी किसी ने सोचा कि चलो मैं आज बच्चे को आज आर्ट ही दिखा दूं और वो पेंटिंग देखे, जितना एक्सपोजर होगा उसका भी उसका वैसा रुझान बदलेगा। किसी पेरेंट ने आज तक ऐसा किया है कि अपने बच्चे को, यार आज म्यूजिक कंसर्ट अभिनव थिएटर में हो रहा है, चलो मैं अब सबको आज ये ना करके म्यूजिक दिखाऊंगा। हम लोगों ने बच्चों के टेस्ट जो आपके सामने देखते देखते बदले हैं, जो उनका चीजों को देखने का जो अट्रैक्शन हो, तो वो इस मोबाइल से ही बाहर नहीं आते। सबसे पहली बीमारी तो ये है, इससे बच्चों को दूर रखना पड़ेगा। और मैंने कुछ पेरेंट्स को ये देखा है, दे टेक प्राइड, और नहीं मारे बड़ा मजा है, देखो क्या चीज आई, रब ने क्या दी सानू, ये सारी टेक्नोलॉजी दी डेवलपमेंट हुई है, बच्चा बस मारे तंग नहीं करता, एक कोई थोड़ा टैं पैं पैं करे तो 2 मिनट फोन फड़काई उड़ो, बच्चा जरा है वो बड़ा बस इंगेज रहता है। बच्चा इंगेज नहीं रहा, ये मेंटल ब्लॉक है। क्यों टेलीविजन को अमेरिका में इडियट बॉक्स कहा जाता है? किसी ने आज तक इसको खोजा है? क्योंकि दिस थिंग हैज ए कैपेसिटी, इट इज मेंट फॉर इडियट्स एंड इट हैज द कैपेसिटी टू क्रिएट इडियट्स, कि आपकी इमेजिनेशन को टोटल रिस्ट्रिक्ट कर देता है। और पहले तो फिर बड़े कैनवेस पे रिस्ट्रिक्ट होती थी, अब फोन के लेवल पे रिस्ट्रिक्ट हो रही है। ये आपकी इमेजिनेशन को कभी स्टिमुलेट नहीं करता। नेचर के साथ बच्चों का कोई इंटरेक्शन नहीं है, लाइव परफॉर्मेंसेस के साथ कोई नहीं है, बच्चा कोई, अरे थिएटर करना तो दूर की बात है। जम्मू में 5% बच्चों ने थिएटर नहीं देखा है, 2% बच्चों ने थिएटर नहीं देखा है। पहली चीज तो 100% बच्चे थिएटर देखें, क्योंकि जब किसी को परफॉर्म करते बच्चा देखता है, उसकी इमेजिनेशन में बहुत सारी, क्योंकि थिएटर में सारी चीजें नहीं की जाती, कुछ सिंबॉलिक होती हैं, जो सिंबॉलिक होती है उसके लिए उस मतलब उसकी इमेजिनेशन को वो चैलेंज करती है। कोई बच्चा अपने आप में सोचता है। जब आपका बच्चा किसी क्लासिकल डांस को, भरतनाट्यम को या कथक को देखता है, तो कथक की बहुत सारी मुद्राएं, एक 15 मिनट के कथक में आके बहुत बड़ा आप एक एपिसोड दिखा देते हो, तो वो एपिसोड में तो खाली मूवमेंट होती है स्टेज, आपके सामने एक पूरे स्टेज पे एक चक्कर लगाता हुआ व्यक्ति कुछ भंगिमाएं करता, कुछ जेस्चर करता जा रहा होता है, और वो करके आता है, वो कहता है मैं पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आया। ब्रह्मांड का चक्कर उस एक्टर ने नहीं लगाया, ब्रह्मांड का चक्कर जो है वो पूरे वो जो ऑडियंस में बैठे लोग हैं वो लगाते हैं, प्रोवाइडेड वो लाइव परफॉर्मेंसेस देखें, तो जाकर के उनकी एक इमेजिनेशन बढ़ सकती है। आई एम होपफुल, ऐसा नहीं है जैसे आपने कहा है, आपने सिर्फ ये कहा कि ये जरूरी है, ये सोच अगर जिस दिन हमने अंडरलाइन करना शुरू कर दिया, अभी एक भाई साहब ने बताया कि जब वो गिटार लेके घर आए थे तो घर वालों ने एकदम से कहा या गिटार रहेगा या आप रहोगे, ये स्थितियां अब बदल रही है। देयर हैज बीन अ टाइम जब हम लोग थिएटर की बात स्कूल में जाके करते थे या किसी बच्चे के पेरेंट के साथ करते थे, लोग भागते थे। आज जमाना बदल गया, आज तो नटरंग के बाहर बच्चों की पेरेंट्स की लाइन लगी होती है। तो ये भी कोई पर्याप्त नहीं है। मेरा अपना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एक बहुत बड़ा सपना है, जम्मू में मैं बच्चों का एक चिल्ड्रन सेंटर बनाना चाहता हूँ। आज जो मैं कमा रहा हूँ ये सारा उसी में जाकर के लगाने वाला हूँ, और एक बड़ा अच्छा सा सेंटर जिसमें 2-3 ऑडिटोरियम्स हों और हर चीज की रेगुलर क्लास। कहीं आप जम्मू के लोग भटके नहीं, जो चाहते हैं मेरा बच्चा आर्ट भी करे, परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ जाए, विजुअल आर्ट की तरफ जाए, तो सब चीजों की सिखाने की वहां सुविधा हो, और परफॉर्मेंसेस की, और रेगुलर, मैं कहता हूँ कि साल भर 365 डेज का प्रॉमिस दूंगा मैं कि 365 डेज तक शोज चलेंगे वहां। और वो जमीन भी मैंने लेके रखी हुई है। अब थोड़ा सा मैं जहाँ इधर अपनी असाइनमेंट से थोड़ा सा जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगी, मैं मतलब आई एम नाउ गोइंग टू डिवोट फॉर द फ्यूचर ऑफ जम्मू, जो भी मेरे से हो पाए। थैंक यू वेरी मच सर।
हमारे साथ सर प्रोफेसर अशरफ नवाज फ्रॉम द रिमोट एरिया माहौर से जुड़े हैं सर। क्या बात, मेरा आई डोंट नो सर उनकी कनेक्टिविटी वहाँ 2G पे कितनी होगी। आई रिक्वेस्ट हिम टू पुट फॉर योर क्वेश्चंस प्लीज सर। अशरफ साहब। अल्ताफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका आज दिया है हमें, और बहुत खुशी हुई बलवंत जी को सुनकर, और उनका जो लेवल है जो जम्मू कश्मीर के आर्ट एंड कल्चर को जो उन्होंने प्रमोट किया है वो किसी से छुपा नहीं है। तो मेरा उनसे ये सवाल रहेगा कि जम्मू कश्मीर में थिएटर का जो फ्यूचर है उसको वो किस तरह से देखते हैं। आगे आने वाले वक्त में थिएटर का रुझान, मुझे लगता है जहां तक कि थोड़ा सा यूथ में कम होता जा रहा है, तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, शुक्रिया, आपका बड़ा सही सवाल है। मैं बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हूँ। फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए मैं कहाँ से ट्रेंड समझ रहा हूँ। बहुत सारे देश थे जहाँ पे इन चीजों के लिए रुझान नहीं था, फिर आहिस्ता आहिस्ता एंड ऑफ द डे हम लोगों के ऊपर विदेशियों का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, और उनको हम लोग हर जगह अपने खाने पीने में, पहनावे में और चीजों में, हमने लाइफस्टाइल में बड़ी सारी जगह कॉपी किया है। और थोड़ा थोड़ा हमें उन लोगों की और चीजों की के बारे में जब पता चलने लगेगा कि उनकी, देखिए, कोई ऐसा डेवलप्ड वर्ल्ड में एक ऐसा घर नहीं है जो थिएटर नहीं देखता है। एक एक नाटक को, एक एक चीज को वो 100 बार देखते हैं, उसमें बड़ा उस डिस्कशंस होती हैं। हर घर के अंदर यहाँ पे मतलब कुछ किचन अच्छा बना हो, सिटिंग रूम अच्छा बना हो, नहीं बना हो, लेकिन लाइब्रेरी सबसे पहले बनती है। तो ये कल्चर हमारे यहाँ नहीं आया। आप देखिए, अभी किसी आर्किटेक्ट से बात करेंगे तो कहते हैं कि डिमांड क्या आती है, कहते हैं जो बड़े अमीर लोग हैं तो वो कहते हैं जी, लेडीज कहती हैं पूजा रूम बनाना है बीच में, जेंट्स कहते हैं भाई यार मेरे को तो एक बार भी बनानी है बीच में। और कभी कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया कि मेरे घर में एक छोटा सा म्यूजियम भी बनना चाहिए जिसमें मेरे खानदान की पुरानी चीजें रखी जाएं, उसको मैं डिस्प्ले कर सकूं, और एक लाइब्रेरी बननी चाहिए जिसमें कम से कम जिस जो इस मतलब दिमागी स्तर पे मेरे परिवार को और बेहतर कर पाए। लेकिन अगर हम लोग वेस्ट को दिमाग में रखेंगे, डेवलप्ड वर्ल्ड को हम दिमाग में रखेंगे, उनकी बहुत सारी अच्छी चीजों को इम्बाइब करने की कोशिश करेंगे, तो एक समय जरूर आएगा जब थिएटर की तरफ लोगों का रुझान होगा। जो लोग एक बार थिएटर देखते हैं, या जो लोग थिएटर से जुड़ते हैं, थिएटर करते हैं और देखते हैं, अपनी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग इसको उस मटेरियल के साथ भी जोड़ने की कोशिश करते हैं कि हमें मिलने क्या वाला है। तो जब ये चीज देखिए, जब लोग एजुकेशन के साथ जोड़ के थिएटर को देखेंगे कि एजुकेशन में, मैं आपको लिख के देता हूँ, जो बच्चे थिएटर करते हैं उनका एकेडमिक्स, अगर बाकी वाले बच्चे 70% पे हैं तो ये हमेशा उनसे आगे होंगे। और वैसे तो मतलब उस असेसमेंट में ना देख करके जनरली आप देखेंगे तो टोटली एक मैं क्या कहता हूँ, कह सकता हूँ, एक मतलब एंटरप्राइजिंग पर्सनालिटीज आपको नजर आएंगी। जब लोगों को लगेगा कि इस तरफ बच्चे भेज के उनकी बेहतरी हो रही है, उनका फ्यूचर बन रहा है, वो एक बेहतर इंसान बन रहे हैं, वो बेहतर पर्सनालिटीज बन रही हैं, तो जाहिर है आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरफ रुझान करेंगे। थैंक यू। एक क्वेश्चन और लूंगा। हमारे साथ मिसेस वजीर जुड़ी हैं सर। शी इज द HOD ऑफ म्यूजिक एंड डांस। अच्छा, ओके, डांस भी सब्जेक्ट है हमारे यहाँ। ये मैं सर चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, उन्होंने डाला है कि आई एम वर्किंग एज HOD ऑफ म्यूजिक एंड डांस, मिसेस एम वजीर। मिसेस एम वजीर, मैम वजीर प्लीज योर क्वेश्चन प्लीज। आपका कोई सवाल? अच्छा, मंजू वजीर होंगी, दिल्ली से होंगी फिर। मैं हाँ, जम्मू कश्मीर में तो नहीं है ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। नाइस। गुड इवनिंग जी। गुड। अरे क्या बात, आप तो सरताज है हमारी। हाँ सर, आपने इतनी बड़ी बात बोल दी मेरे लिए आज। नहीं। बट मुझे I was waiting for this discussion. Basically, I belong to Jammu, but अभी मैं नोएडा में हूँ और मैं यहाँ being HOD हूँ म्यूजिक डांस की नोएडा के एक स्कूल में, द खेतान स्कूल। बहुत नामी स्कूल है यहाँ का। बट बचपन मेरा, सर को पता है, जम्मू से ही जुड़ी हूँ, वहीं पे मैंने परफॉर्म किया है। तो एक परफॉर्मर बन के निकली हूँ और मेरे को वहीं की एकेडमी ने भी स्पॉन्सर किया था कथक केंद्र के लिए। उसके बाद सर मैं टीचिंग में जब गई हूँ तो मैंने शुरू में तो एक प्रोफेशनल स्कूल में सिखाना शुरू किया, गंधर्व महाविद्यालय में।
बट देन मेरी बिटिया हुई या फैमिली हुई तो मैं नहीं करना चाह रही थी वो, तो मैंने ड्रॉप लेके बच्चे के कारण स्कूल ज्वाइन किया, अपनी लड़की के कारण कि मैं यहाँ I would request you to please put for your questions. Yeah, that is what I am asking. That is what I am asking. Yeah, that is what I am coming to that only. तो सर यहाँ पे जो मुझे लगता है कि स्कूलों के अंदर अगर हम स्कूल में बच्चों को प्योर क्लासिकल फॉर्म अगर वहीं से क्यों ना सिखाएं, क्योंकि जब हम बच्चों के साथ वो एनुअल डे करते हैं या कुछ करते हैं, उनके अंदर इतना टैलेंट होता है कि वो 2 महीने की प्रैक्टिस में वो डायलॉग डिलीवरी, वो उनका डांस और वो जो हम कंबाइंड बनाते हैं, वो लोग इतने टैलेंटेड होते हैं। तो ये जो शुरुआत है बेसिक सीखने की, वो स्कूल से क्यों नहीं होती है? और मुझे अफसोस है कि वो जम्मू में नहीं, यहाँ तो फिर भी ये सोचे कि मैं लड़ी हूँ इस चीज के लिए कि नहीं, स्कूल में अच्छे ही परफॉर्मेंस को सिखाना चाहिए। यहाँ एक रिवाज हो गया है कि जो परफॉर्मेंस करता है वो स्कूलों में क्यों सिखा रहा है, उसको क्या जरूरत है, वो प्रोफेशनल्स को सिखाए। मुझे यहाँ लगता है यहीं पे ही सब डांसर्स गलत हैं। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, यहाँ भी है ये सोच और शायद जम्मू में भी है, जो स्कूलों में सिखा रहे हैं वो शायद कहीं अच्छे डांसर नहीं हैं, इसीलिए सिखा रहे हैं। और मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया, आप एक परफॉर्मर हैं, आप बच्चों के साथ डांस करती हैं, आप क्यों सिखा रही हैं? तब मैंने उनसे यही जवाब दिया कि अगर हम ही नहीं अपनी नींव को पक्की करेंगे तो वो आगे इंटरेस्ट उनको कैसे आएगा? इट इज जस्ट लाइक ABCD। अगर हम वहां नहीं शुरू करेंगे तो वो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो ये मैं चाह रही हूँ कि जम्मू में भी ये मतलब सीरियसनेस आनी चाहिए। अफसोस कि जम्मू में क्लासिकल तो नाम का ही है और जो सिखा भी रहते हैं वो भी इतना सीरियसली नहीं सिखाते। तो बलवंत जी, मैं आपके साथ सच में वहाँ काम करना चाहूंगी जब आप अपना शुरू करेंगे, और मैं वो 12 महीने आपके साथ जुड़ी रहूंगी। और मैं उन बच्चों को आई जस्ट वुड लव टू डू दैट फॉर माय जम्मू पीपल, कि मैं वहाँ कथक की जो शुरुआत है, जो कथक कैसा बच्चों के अंदर डेवलप और वो जो इंटरेस्ट है कैसे जाना चाहिए। सर, आई वुड लव टू डू विद यू। आप मुझे बताइए कि क्या एफर्ट मेरी तरफ से या आप कर सकते हैं जो हम ये जम्मू में भी इसको एक जब, ताकि ये बच्चे उसको प्रोफेशनली उस आर्ट को ले पाए। मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई जम्मू से कोई लेडी आई है अभी तक जिसने ये एज अ प्रोफेशनली आगे किया होगा। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हाँ जी हमारे पास फॉरेन सर्विसेज में शोभना नारायणन जी हैं, आपने नाम तो सुना होगा। बिल्कुल, इतना बड़ा नाम, मतलब देश की, मतलब क्लासिकल डांस में एक, और साथ में सिविल सर्विसेज भी किया है, क्रैक किया है। IAS ऑफिसर भी हैं सर। IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। हाँ जी। आई नो। हमारे सर्विसेज में तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज मैं इनके द्वारा देना चाहता हूँ कि जो बच्चा कुछ नहीं है साहब, एक मिथ है जो पेरेंट्स के दिमाग में बैठी है कि हमारा बच्चा अगर नाचने की तरफ गया, गाने की तरफ गया, अगर कुछ और पेंटिंग करने लगा, शायरी करने लगा तो ये खत्म हो जाएगा। ये मिथ निकालने की जरूरत है और कुछ नहीं। और जम्मू में ये मिथ भेड़ चाल तो बहुत आगे है। अगर जम्मू में कोई चीज थोड़ा सा इंटरेस्ट, हाँ बिल्कुल, हाँ, बस हमें, मुझे लगता है कि पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चे अपनी और तौर पे अपने लेवल पे कोई भी चीज डिसीजन नहीं ले सकते हैं, पेरेंट्स को हम सेंसिटाइज करेंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे कि लोगों तक ये बात पहुंचे, और ये हम लोग करेंगे। और थैंक यू वेरी मच जो आपने ऑफर किया है, और मैं और स्ट्रेंथन हो गया हूँ, मेरा विश्वास और बढ़ गया, अपना सेंटर बहुत सही से चलेगा। और क्लासिकल की साइड से अगर आपका हमें सपोर्ट मिल जाएगा तो हम लोग वी विल हैव रेगुलर क्लासेस फॉर चिल्ड्रन इन नटरंग कैंपस। Yes sir, sure sir, I will be with you anytime. Thank you sir, thanks a lot sir, thank you sir. Okay, bye. अल्ताफ साहब, मुझे लगता है अब we need to close. हेलो अल्ताफ साहब, मीटिंग वाइंड अप। हेलो अल्ताफ साहब जी। हेलो हाँ जी सर, बोले सर। हाँ जी हेलो। सर मैं सर काफी टाइम आपका ले चुके हैं सर। हम क्लोज करने से पहले सर एक रिक्वेस्ट ये आ रही है
यासीन भाई की हाँ। तरफ से कि जम्मू के आर्ट एंड कल्चर को लेकर हमने बड़ी बातें पूछी और बड़ा कुछ सीखा। कश्मीर के आर्ट एंड कल्चर को कैसे फरोग दिया जाए सर, उस पे दो बातें आप फरमाइए और उसके बाद सर हम वोट ऑफ थैंक्स। इफ यू कैन हेयर मी, मैं हेलो हाँ जी हाँ बोलिए मैं बोल सकता हूँ कुछ? मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही हाँ, तो मेरा यही था कि जम्मू के कल्चर की तो बात बड़ी ज्यादा होगी, कश्मीर में भी बड़ा ज्यादा काम किया नटरंग ने, तो उस काम के बारे में हम हर जगह कश्मीर के हर एक नुक एंड कॉर्नर में हम गए नटरंग के लेवल पे। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं चाह रहा था सर कि आप थोड़ा सा लोगों तक उस बात को भी पहुंचाएं, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी चीज है कि जहाँ हर चीज की बात जम्मू कश्मीर की जब भी बात होती है तो कश्मीर की ही बात होती है। तो मैं इसीलिए चाह रहा था कि थोड़ा सा कश्मीर की भी बात हो। नहीं बिल्कुल। पहला नंबर तो जो है कि आर्ट एंड कल्चर के नाम पे जो कश्मीर में जो हुआ है, या जो भी कश्मीर में सारे इनिशिएटिव जो फैशन के तौर पे होते हैं, अगर आप सिंसियरिटी है और सिंसियरली वहाँ पे कुछ चीजें करते हैं और कर रहे हैं। मैं वहाँ पे सेक्रेटरी भी रहा हूँ 8 साल से ज्यादा समय तक, और उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, मैं एज रीजनल डायरेक्टर भी रहा हूँ ICCR का। तो कश्मीर में मेरा कोई कुल मिलाकर के 15-16 साल का तजर्बा है। बीच में मैंने कोई प्रोजेक्ट भी किया है, रिवाइवल ऑफ भांड पत्थर, वो 3 साल मैंने उस पर काम किया है। और ये सारा सबसे बड़ी बात है, कोई काम सिंसियरिटी के साथ किया जाए। और जो पोटेंशियल कश्मीर में है, मैं नहीं कहता कहीं वो ज्यादा है, बट कंपैरेटिवली कश्मीर में पोटेंशियल ज्यादा है। रीजन बीइंग कि एक आप एक बैकग्राउंड भी देख लीजिए, एक तरह आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट भी वहाँ पे उस तरह का है, मौसम का भी बहुत बड़ा असर होता है आर्ट एंड कल्चर पे। तो वो सारी चीजें बहुत मतलब सपोर्टिव हैं आर्ट एंड, पर चक्कर ये है कि हमारी जितनी भी एजेंसी जिनका काम है आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना, उनकी वो सिंसियरिटी इन चीजों को लेकर के या एक बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मतलब कुछ चीजें बहुत ज्यादा मैंने स्कूलों में कुछ चीजें इनिशिएट की वहां पे कश्मीर में जब मैं सेक्रेटरी था। ये बड़े बड़े जो नामी क्रामी नाम है, रहमान राही जो मतलब अल्टीमेट नेम इन कश्मीरी पोइट्री, उनको इन्वॉल्व करके मैंने बच्चों में पोइट्री वर्कशॉप्स करवाए। You might have heard, किसी स्कूलों में आज तक सुना कि पोइट्री वर्कशॉप करेंगे, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग वर्कशॉप करेंगे। बड़े बड़े अमीन कामिल जैसे लोगों को लेकर के स्कूलों में जाकर के बच्चों को स्टोरी राइटिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका ग्रामर क्या है, टेक्निक क्या है, क्या होता है, कहानी बनती कैसे। यू वोंट बिलीव, मैंने सीरीज ऑफ मतलब बच्चों की पोइट्री की किताबें छपवाई और बच्चों ने इतना लिखा इन वर्कशॉप्स के बाद। लेकिन वो चीज जो है ना, वो चलनी चाहिए थी, रहनी चाहिए थी। हमारे यहाँ देश में सारी चीजें खराब इसलिए भी होती हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं होती। एक ऑफिसर आता है, कोई एक चीज इंट्रोड्यूस करता है, एक नए आइडिया को इम्प्लीमेंट करता है, कोई उसकी कंटिन्यूटी नहीं चलती। दूसरा आता है, उसको सबसे पहले नलीफाई करेगा, नहीं यार ये नहीं चलता, मैं अपने तरीके से चलाऊंगा। मुझे अब अपना तरीका नहीं होता। इंस्टीट्यूशन इज एन इंस्टीट्यूशन, तो उस इंस्टीट्यूशन को आगे चलाने के लिए उस तरह की सोच लेकर के कश्मीर बैडली नीड इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट। और मुझे लगता है कि आर्ट कल्चर लिटरेचर से बेहतर कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिसमें इस समय यूथ को आप इंगेज कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं बिफोर गोइंग टू द वोट ऑफ थैंक्स, मैं फिर से सर दिल की अमीर गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं सर। हम ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन और हमारे GDC नगरोटा की तरफ से मैं फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सर। आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हम हमारे साथ रूबरू हुए। मैं विद फोल्डेड हैंड्स आई एक्सटेंड माय थैंक्स टू यू सर। And I sir, I am desperately looking forward for your future events also with us, sir. For the promotion of art and culture of Jammu and Kashmir. Honored. I'm there. Thank you, sir. Thank you for extending the vote of thanks over to Professor Manisha Kumari from GDC Nagarota. Manisha ma'am, please deliver the vote of thanks. Hello, I'm audible, sir? Yeah. You are. Okay. Ladies and gentlemen, a very good evening to all of you. It seems to be a great honor to propose the vote of thanks for this event to all the dignitaries assembled here. On the behalf of the Principal, Government Degree College Nagrota, Dr. Atar Singh Kotwal, I would like to thank the keynote speaker, Padam Shri, Mr. Balwant Thakur ji, Honorable Cultural Ambassador of India to South Africa,
who honored this occasion with his inspirational thoughts. He might be thousands of miles away from his Janam Bhoomi, but his heart and soul is always ready to help and inspire the people of this region. I would also like to congratulate Chairman of Global Peace Organization, Mr. Sheikh Altaf ji, who agreed to have a joint collaboration with GDC Nagrota to host this event. I would also like to thank the staff members, students, volunteers, and last but not least, our audience for making this event as a great success. Once again, I thank one and all present here. And now with this, today's webinar is concluded here. Thank you. Thank you very much. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। आपका बुके सर हमारे पास अमानत रहा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू अल्ताफ साहब, थैंक यू अल्ताफ साहब, थैंक यू अल्ताफ साहब। ओके वी कंक्लूड